सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ टैक्स की डेफिनेशन? Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes meant when he said taxation is the price we pay for civilization. ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी ओलिवर ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे ये। इन्होंने कहा था कि टैक्स जो है वो कीमत है जो गवर्नमेंट को हम दे रहे होते हैं, कि गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी सिविल चीजें दी होती हैं, हमें सिविल बेनिफिट्स दिए होते हैं, रोड की शक्ल में, पुलिस की शक्ल में, फौज की शक्ल में। तो हमारा फर्ज बनता है हम गवर्नमेंट को पैसे दें, वरना सवाल ये होता है मैं गवर्नमेंट को पैसे क्यों दूं, मैं गवर्नमेंट को पैसे क्यों दूं? हेलो, जी सर, गवर्नमेंट को पैसे हम इसलिए देंगे क्योंकि वो हमें रोड दे रही है और बाकी सहूलियात दे रही है। तो क्या कहेंगे टैक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टैक्स इज द प्राइस वी पे फॉर, किसके लिए पे करते हैं हम? सिविलाइजेशन के सिविलाइजेशन। लिए। सिविलाइजेशन कौन देता है? हमें गवर्नमेंट देती है, तो हम इसको प्राइस देते हैं। ठीक है, जी ये सर। टैक्स की डेफिनेशन है। तो पाकिस्तान में तो हम ये कहते हैं हमें ये चीज मिलती नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं, तो पुलिस से हमें डर लगता है, वो हमें और क्या नाम है फौज, ये भारत। लेकिन ये है कि डेफिनेशन में तो अपने एग्जाम में ये लिखना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके एग्जाम में सवाल आया 2020 में। देखिए, अब आपको बिल्कुल इस तरह से चलना है कि बड़ा पर्टिकुलर होना है सवाल के साथ, कि इससे पहले मैं थोड़ी सी एक और चीज बता दूं आपको, सवाल सॉल्व कराने से पहले एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। टैक्स दो किस्म के होते हैं। टैक्स टैक्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दो टैक्स होते हैं, याद रख। कितने किस्म के टैक्स होते हैं जल्दी से मेरे सारिश रिपीट कर दिया करो, ताकि मेरे लिए सर, आसानी हो जाए। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स हमेशा वो पे करते हैं, याद रखिए, जिनके पास इनकम होती है। इनकम, जिनकी इनकम पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा है, वो अमूमन डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं पर मंथ, जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा होती है। ठीक है, वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उसका ताल्लुक इनकम से नहीं है, उसका ताल्लुक ये होता है जिसमें क्या क्या चीज आती है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटीज हो गई, ये हम सब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे। एक्साइज ड्यूटीज हो गई, सेल टैक्स हो गया, आपका कस्टम ड्यूटीज हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये क्या नाम है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी देता है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, आप खाना खाने जाएं होटल के अंदर, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या अभी आप पैदा हुए हैं, थोड़े से उम्र के हैं, आप होटल में खाना खाएंगे तो वो आपसे खाने का बिल देगा होटल का, और कहेगा गवर्नमेंट का टैक्स भी दीजिए। वो आपसे गवर्नमेंट का टैक्स भी ले लेगा। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, आप वहां से परचेजेस खरीदते हैं करते हैं। मिसाल के तौर पे पाउडर हुआ, कॉस्मेटिक का सामान है, मिसाल के तौर पे दूसरे आइटम है, उस पे टैक्स लिखा होता है कि आपको इतना तो दुकानदार का है, इतना गवर्नमेंट का है। अब एक फकीर भी आता है, और फकीर आदमी वो आके कोई चीज खरीदता है और दुकान से, तो वो भी टैक्स दे रहा होता है। हालांकि बेचारा वो खुद फकीर है और भीख मांगता है, लेकिन वो भी टैक्स दे रहा होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं। डायरेक्ट टैक्स के लिए जरूरी है कि वो आदमी देगा जिसकी इनकम हुई हो, जिसकी इनकम हुई हो बाकायदा उसकी, यानी जैसे मैंने कहा आपको 50,000 रुपए महीने से ज्यादा की इनकम हो, अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो टैक्स देगा। इनडायरेक्ट टैक्स पैदा हुआ बच्चा जो माँ के पेट में है, वो भी टैक्स दे रहा होता है। किस शक्ल में? अगर माँ कोई चीजें ऐसी खा रही है उसके लिए, तो जो चीजें खरीद रही है उस जो दुकान से, किसी भी शक्ल में हो, ताकत की दवाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो उस पर भी सेल्स टैक्स दिया जाता है। इसलिए आप जब भी दुकान में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो होटल वाला आपसे कहता है मैं आपको कच्चा बिल दे दूं या पक्का बिल दे दूं। कच्चा बिल का मतलब होता है कि मैं आपसे वही पेमेंट लूंगा जो मेरा हक है, कच्चा बिल है। पक्का बिल का मतलब होता है कि मैं आपसे पैसे लूंगा, अपना भी और गवर्नमेंट का भी। ये समझ में आई बात या नहीं? जी सर, समझ आ गई। ये सेल्स टैक्स है होता है, और ये 17% है। अब मिसाल के तौर पे हम जैसे कहीं जाते हैं, मैं भी अगर फैमिली के साथ खाने पीने पे जाता हूँ, तो हम लोग कम, पूरी फैमिली होती है, तो 10,000 रुपए का बिल तो बन ही जाता है। अब 10,000 का 17% होता है 1,700 रुपए। अब वो कहता है पक्का बिल दूं कच्चा बिल दूं, तो हम कहते हैं कच्चा दे दो यार, 10,000 रुपए ले लो, 1,700 रुपए और ज्यादा क्यों ले रहे हो, गवर्नमेंट को दोगे, हमें क्या फायदा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो उसमें 17% जो है
वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ, मैंने पिज्जा हट से खाना खाया। अब पिज्जा तो बहुत महंगा होता है, आपको पता है। तो पिज्जा मैंने खाना खाया तो मेरा बिल बना 10,000। तो अब वो मुझे 10,000 का बिल देगा, प्लस 1,700 रुपए अलग से होंगे। तो बिल होगा, टोटल बिल होगा कितने का? 10,000। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको या नहीं, पहले बताओ। जी सर, 10,000 बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन। और नहीं और सर, क्लियर 17। क्लियर नजर नहीं आ रही स्क्रीन आपकी। अब अभी आपका मसला ये तो ये होटल का बिल है, और 10,000 और 1,700 रुपए क्या है? ये सेल्स टैक्स है। अब मैं जब ये सेल्स टैक्स 1,700 रुपए, ठीक नजर आ रहा है ये चीज? ठीक है। जी सर, दोनों नजर चीजें आ मैं रहा है। जो ये दोनों चीजें मैंने पेमेंट की होटल वाले को। कितने पेमेंट की टोटल मैंने? 11,700। अब होटल वाला क्या करेगा? 10,000 अपने पास रख लेगा, और ये एक्स्ट्रा जो 1,700 रुपए हैं, ये होटल वाले की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दे। यस नो? ठीक है सर। यस। ठीक है। तो ये इस तरह से काम चलता है। इसे कहते हैं सेल्स टैक्स। जो आप सेल्स टैक्स समझते हैं, आप लोग सेल्स टैक्स समझते हैं, इससे मिलती जुलती चीज है एक्साइज ड्यूटी। ये भी यही होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटीज होती है, वो आपको देनी पड़ती है। सिगरेट का पैकेट खरीद रहे हैं तो सिगरेट के पैकेट के अंदर में जो है कुछ एडिशनल अमाउंट होता है, वो गवर्नमेंट ले रही होती है। तो इस तरह से खाने के अंदर, हम होटल में खाना खाते हैं, उसमें हम पाउडर खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक का सामान खरीद रहे हैं, हम शैम्पू खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर सेल्स टैक्स होता है 17%। इज टू मच। तो ये है कुकिंग ऑयल है, उसका अभी इमरान खान ने पिछले महीने जो है वो सेल्स टैक्स 17% से कम करके 8.5% कर दिया, ताकि कुकिंग ऑयल जो है लोग खरीद सकें महंगा। इस तरह पहले 17% उस पर गवर्नमेंट टैक्स देती थी, अब उस पर कितना ले रही है? अब आप जो कुकिंग ऑयल खरीदेंगे मार्केट से जाके, तो आपको सस्ता लगेगा। वो सस्ता इसलिए लग रहा है आपको कि इमरान खान ने उसमें 8.5% सेल्स टैक्स कर दिया है। पहले 17% था। तमाम चीजों पे 17% सेल टैक्स है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये सेल्स टैक्स समझ में आ गया। कस्टम ड्यूटीज क्या है? आप बाहर से अगर माल लेके आते हैं, अमेरिका से, जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जब आप माल लेके आते हैं, सामान जब पाकिस्तान आते हैं, आपको मालूम है, आपको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, और आपसे कहा जाता है ये जो सामान आप लाए हैं इसकी आप जो है पेमेंट करें। वो आपसे भत्ता लेते हैं, उस भत्ते को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। आई होप कि कस्टम ड्यूटी आपकी समझ में आ गई। जी सर। व्हाट इज कस्टम जी ड्यूटी? सर, बाहर से जो सामान आता है कस्टम ड्यूटीज। पाकिस्तान, उस पे जो हमें अमाउंट पे करनी होती है कि वो हमें मुल्क में आने दें, अमाउंट मतलब प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। और अगर हम ये छुपा के ले आए तो इस चीज को कहते हैं स्मगलिंग। समझ में आया? स्मगलिंग जी क्या सर। चीज होती है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट स्मगलिंग का? अगर ये चीज छुपा के लेके आए तो उसको कहेंगे स्मगलिंग, और अगर हम किसी चीज को पेमेंट करके लेके आए गवर्नमेंट को तो उससे कहेंगे नॉर्मल। आप इसलिए जब भी हमारे कोई रिश्तेदार बाहर से आते हैं तो बहुत सारा सामान लेके आते हैं, तो उनको वहां रोक लिया जाता है। तो उस पे क्या नाम है, कस्टम ड्यूटी। जो आप लोग में से जिसने ट्रैवल किया है, मैं तो ट्रैवल करता रहा हूँ तो मुझे अंदाजा रहता है, कुछ चीजें लेके आते हैं तो फिर यहाँ पे रोक लिया जाता है कस्टम में कि आप इसको इसकी पेमेंट करें। वो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और फिर हमारा सामान छूट जाता है। यस नो? यस सर। तो ये आपको एक्साइज ड्यूटी क्या है? वो सेल्स टैक्स की समझे एक ही किस्म है। वो जो फर्क जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। बस ये याद रखिएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है हर आदमी पे कर रहा है। एक फकीर, क्या एक फकीर इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है? कैसे पे कर रहा है बताएं? जी सर, पे कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? सर, जैसे अगर वो आटा लेगा तो उसको उस पे भी टैक्स देना है, अगर वो कोई पानी की बॉटल ले रहा है तो उस पे भी वो टैक्स देगा। हर चीज जो वो परचेज कर रहा है उसमें इंक्लूड है 17% सेल टैक्स। हाँ, जो चीज परचेस कर रहा है उसमें वो इंक्लूड है। तो पैदा हुआ जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है वो भी पे कर रहा है एक तरह से, मैंने जैसे बताया आपको। लेकिन डायरेक्ट इनकम वो है, जैसे मिसाल के तौर पे आप में से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सैलरी अभी 50,000 नहीं हुई, तो वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो कहते थे हमारी तो इनकम ही नहीं है 50। गवर्नमेंट ने कह रखा है 6 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी इनकम 6 लाख रुपए है साल की, तो आप टैक्स मत दें। गवर्नमेंट ने कहा आपको आप आजाद हैं। इफ योर salary income is 600,000, you ईयरली, साल की, तो मंथली कितना हो गया? मंथली कितना हो गया? तो आपसे गवर्नमेंट कहती है आप टैक्स मत दो। यस नो? फिर आवाज गायब हो गई। यस जी सर। सर।
फौरन हाँ कह कर मैं चुप हूँ, फौरन बोला करे। मुझे एक एक्टिव आदमी सरिश, तो मुझे बिल्कुल तुम्हारा वो चाहिए कंटिन्यूस अपने साथ। मैं उलझ जी जाता सर। हूँ, यू नो। इफ योर सैलरी इज 600,000 ईयरली देन यू डोंट पे टैक्स। यानी मंथली कितना हो गया? 50,000। तो ये आप टैक्स पे नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान 50,000 सैलरी जो है, अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे, इसलिए कि उनकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है, उस सैलरी नहीं, टैक्स नहीं देते। ठीक है ना। और जो जिनकी सैलरी 50,000 से बढ़ जाती है, फिर वो लोग टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये इनकम, ये क्या, ये कौन सा टैक्स है? ये कहलाता है डायरेक्ट। ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स सर। नहीं, तो डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या देखा हमने? डायरेक्ट टैक्स के लिए कंडीशंस हैं कि अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आएगी तो आप टैक्स देंगे, वरना नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है, फकीर भी दे रहा है। ठीक है ना। क्या करे बेचारा, तो दे रहा है। यस नो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क समझ में आ गया? कभी जी सर। क्लियर? अब ये निकलना नहीं चाहिए। और टैक्स की डेफिनेशन आपको बिल्कुल नाम रखना, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओलिवर वेंडल ने, होम्स ने ये डेफिनेशन दी थी। टैक्स इज द प्राइस वी पे फॉर सिविलाइजेशन। ठीक है ना, याद रहेगा। TITIT PWTFC, क्या है ये? सर टैक्सेशन इज द प्राइस वी पे फॉर सिविलाइजेशन। वी पे फॉर फॉर सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। याद रहेगा। टिट, यस सर। PWPFC। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इम्प्रेस कर देगी एग्जामिनर को, क्योंकि आपके पेपरों में लोग लिखते नहीं है डेफिनेशन, लिख देते हैं टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये सब चीजें। सर ये जो ठीक है ना। टैक्स, सर ये टैक्स इन्वेजन पे भी एक सवाल आया था कि टैक्स वो इन्वेस्ट सब, करते हैं। हाँ मैं वो भी बता देता हूँ। टैक्स इन्वेजन क्या होता है, समझाना अभी आ रहा हूँ ना आगे से। जी सर। टैक्स इन्वेजन क्या है? टैक्स इन्वेजन में समझाता हूँ। टैक्स इन्वेजन ये है कि मेरे पास एम्प्लॉय आया, मुझसे कहने लगा मैं इसकी तनख्वाह 60,000 रुपए इसको दे रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉय मुझसे कहता है सर मुझे 60,000 नहीं दे। मैंने कहा क्यों, तुम बड़े अच्छे आदमी हो? कह रहे मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप ऐसा करें, मेरी तनख्वाह 40,000 दिखाइए और मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड ये है, 20,000 रुपए आप मेरी बीवी के नाम से मुझे दे दे। इससे क्या होगा कि मेरी तनख्वाह जो होगी वो 40,000 हो जाएगी। मेरी बीवी जो घर बैठी है उसको 20,000 में के नाम से उसके दे दूंगा। आपको तो 60,000 देने हैं, आप तो मुझे 60,000 दे दीजिए, लेकिन इसको टुकड़ों में दे दीजिए, 40 मेरे नाम से, 20 मेरी बीवी के नाम से। इससे क्या हुआ, अगर आप इसको 60,000 रुपए दिया जाए पर मंथ, तो आपको को टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से ले रहे हैं 40,000 और 20,000 घर में आपके जा रहा है 60,000, लेकिन आपने दो नाम से ले लिया, तो आपने क्या किया, आपने आपको टैक्स से बचा लिया। इसको कहते हैं टैक्स इन्वेजन। टैक्स को आपने क्या किया कि टैक्स के, यानी आपने इलीगल तरीके से अपने आप को इनकम टैक्स के हाथों से बचा लिया। सर लोग इस तरह इसी से अपनी, सर इसी में एक और सवाल है सर, अभी एहतजाज भी किया था ताजिर बरादरी की तरफ से कि टैक्स तो पता नहीं कौन सी कंडीशन, NIC की कंडीशन लगाई थी सर कि आपको 50,000 से ज्यादा खरीदारी पर आपको टैक्स वो देना होगा, शिनाख्ती कार्ड। देखें मैं अभी बताऊं आपको, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये सब है प्रैक्टिकल इश्यूज। वो अच्छा सर। शब्बर जदी साहब ने ये लगाया था, जब शब्बर जदी जी जी। साहब जब FBI के चेयरमैन, जब मैंने आपको रेफरेंस बता दिया। लेकिन मैं नहीं चाह रहा आपको ये सब चीजें पढ़ाना अभी। अभी देखिए, मुझे आप अपनी तरफ लेके जाएंगे ना, मैं आपकी तरफ से पढ़ाने लगूंगा तो मैं बहुत ज्यादा लंबा कोर्स हो जाएगा। हम CA नहीं पढ़ रहे, ठीक है हमें सर। अपना कोर्स कवर करना है। पहले बेटा पास कर लो, उसके बाद मेरे पास डिग्री ले, तो वरना CSS पास हो गया, मैं तुम्हें 2,000 घंटे टैक्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। पहले पहले अपना सर्टिफिकेट क्लियर करो, तुम CSS हो जाओ। ठीक ठीक है है ना। सर। जी सर। ये तुम प्रैक्टिकल इश्यूज कह रहे थे, बहुत सारे इश्यूज हैं, करोड़ों इश्यूज हैं। जो आप जैसे मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें करोड़ों आपको मसले होते हैं। इंजीनियरिंग में करोड़ों मसले हैं, तो टैक्स में भी करोड़ों मसले हैं, वो एग्जाम में नहीं आते। ठीक है ना। तो ये आपका टैक्स एविजन आता है। टैक्स एविजन जो है वो आपका, टैक्स इवेजन स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। टैक्स एविजन जो है इसका मतलब होता है टैक्स से बचना इलीगल तरीके से। क्या मतलब? टैक्स से बचना इलीगल तरीके से, ये याद रहेगा।
यस सर। टैक्स इलीगल तरीके से बचना, ये तो बताओ ये इलीगल है या नहीं। अब मिसाल के तौर पे अब सैरिश मेरे पास जॉब करती है। अब सैरिश से मैंने कहा मैं तुम्हारी तनख्वाह 70,000 रुपए होगी। सैरिश कहती है नहीं सर, मैं आप मुझे 70 नहीं दें, आप मुझे दें 35 मेरे नाम से, 35 मेरे अब्बू के नाम से। मैंने कहा तुम्हारे अब्बू कौन है? कहने वो रिटायर्ड है, लेकिन वो आप उनके नाम से दे दें, आपका क्या जाता है, आपको, मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ ना, आपके यहाँ जॉब करती हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो बॉस को इससे क्या दिलचस्पी। बॉस कहता है ओके, तो मैं हर महीने इसको 2 चेक दे देता हूँ, ये जॉब करी मेरे पास। इस तरह से क्या हुआ, ये टैक्स से बच रही है। तो इस लोग इस तरह से करते हैं। यस नो, मेरी बात समझ में आई? जी सर। जी सर, क्लियर है। ये टैक्स को बचने, टैक्स से बचने के तरीके जो है ना वो इलीगल, वो सारे गलत हैं। और एक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है टैक्स से बचना लीगल तरीके से। लीगल तरीके से, आप लीगल तरीके से टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे, यानी अपने कानून के अंदर आपने कानून से बेनिफिट उठाया और आपने तो पेमेंट नहीं की, तो इसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट जुर्म। ये क्या है? ये है क्राइम। ये क्या है? ये है आपकी स्मार्टनेस। समझ में आया? आपको सर आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स से बचाते हैं बिजनेस को। वो इस तरह से बताते हैं, बचाते हैं कि वो टैक्स अवॉइडेंस के आपको तरीके बताते हैं कि आप जो है वो इस तरह से ये करने तो आप टैक्स से बच जाएंगे। वो मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। लेकिन आपके एग्जाम में वो पूछेगा कि टैक्स एविजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो आप कहेंगे टैक्स एविजन क्राइम है, टैक्स अवॉइडेंस स्मार्टनेस है। ठीक है ना? कानून में रहते हुए टैक्स कम पे करना, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। कानून को तोड़कर टैक्स कम पे करना, इसको टैक्स एविजन कहते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? जी सर, क्लियर है। एविजन अच्छी चीज है या अवॉइडेंस अच्छी चीज है? सर, अवॉइडेंस अच्छी चीज़ है। और टैक्स एविजन जो है वो जुर्म है, इसमें आपको सजा मिलती है। ठीक है ना? आपकी सेल हुई है मिसाल के तौर पे 5 करोड़ की, आपने गवर्नमेंट को बताया मेरी सेल हुई है 2 करोड़। ये क्या है बताओ, अब बताओ ये टैक्स एविजन है या अवॉइडेंस है? ये इन्वेशन। सर, इवेजन है। ये इवेजन है, क्योंकि आपने झूठ बोला है। लेकिन मैं आपको तरीके थोड़े से बताऊंगा आगे चल के कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है। वो भी एक अच्छी चीज है। तो आप उसको यानी कानून के अंदर देखिए, कानून बनाने वाले कुछ लचक कानून के अंदर छोड़ जाते हैं, जिसका हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो फायदा उठा लेते हैं। और उस फायदे को उठा के हम कह देते हैं इट इज नॉट क्राइम बिकॉज लॉ अलाउ कर रहा है हमें। और इनकम टैक्स वाले हमारी शक्ल देखते हैं, कहते हैं बहुत चालाक हो तुम लोग। हम कहते हैं भाई लॉ हमें इजाजत दे रहा है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम इस लॉ ने हमें इजाजत दी, हम इसका बेनिफिट लेंगे। यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? इनकम टैक्स वाले अवॉइडेंस से भी खुश नहीं हो रहे होते। तो वो कर, लेकिन हम कह रहे होते हैं कि हम काम भले गलत कर रहे हो लेकिन कानून के दायरे में कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो कहते हैं, हाँ ठीक है सही है, वो कोई हमें कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ गया? तो ये आपकी भी क्लियर हो गई। टैक्स अवॉइडेंस क्लियर, टैक्स एविजन क्लियर, डायरेक्ट टैक्स क्लियर और इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स गरीब फकीर अमीर सब पे करते हैं। इवन आप स्कूल में थे जब आप लोग, उस वक्त भी पे करते थे। डायरेक्ट टैक्स तो अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग पे नहीं कर रहे होंगे। जब जॉब करेंगे, जब आपके पास इनकम आएगी, और वो भी इनकम 50,000 रुपए महीने से ज्यादा हो, तो तो जब आप डायरेक्ट टैक्स, आपको पता लगेगा क्या होता है। मैं तो भुगतता हूँ, मैं तो हर महीने 25,000 रुपए पर मंथ डायरेक्ट टैक्स दे रहा होता हूँ गवर्नमेंट को। 25,000 रुपए पर मंथ दे रहा होता हूँ। तो मुझे पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और एक अच्छा बड़ा अमाउंट होता है। सर इसमें ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो तो बच नहीं सकते किसी भी सूरत। तो सर प्राइवेट को सर कैसे इकदाम की जानी चाहिए जो देखें प्राइवेट अभी लोग वही नहीं वाली बच बात है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लिया आपने, गवर्नमेंट के लोग नहीं बच सकते या क्या नाम है प्राइवेट लोग नहीं बच सकते। व्हाई आर यू आस्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन? आई एम टेलिंग यू द टाइम यू क्वालिफाई योर सीएसएस एग्जाम आई विल बी देयर। आई हैव बीन टीचिंग टैक्स सिंस लास्ट almost 20 years now. सर I मैं can tell फॉर्मेलिटी you. पूछ रहा हूँ। So please follow the syllabus, follow the course outline, and follow the questions. Please, ठीक I request you. नो पहले पास थैंक कर यू। लो। ठीक मैं है आपके सर। लिए बिल्कुल I will be teaching you. I would love to teach you after the exam. बेटर। ठीक है? Okay.
अच्छा, अब आ जाए, आपको याद कराता जा रहा हूँ। अब आपके पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के होते हैं। इसको कहते हैं हेड ऑफ इनकम, डायरेक्ट टैक्स टाइप्स। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट टैक्स टाइप्स को हम इसको कहते हैं, इसको इस जुमले को, ये तो मैंने डायरेक्ट टैक्स टाइप आपको गवार और जाहिल और देहाती अंदाज में बोला मैंने। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम हेड ऑफ इनकम क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, आपको याद रखना है 5 है, उसका कोड है, याद रखेंगे पीसी बॉस। क्या है कोड सरिश? पीसी बॉस। याद रखिएगा। पीसी से मुराद क्या है, आप देखते हैं, पी से प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम हो गया पी से। अच्छा, आप कहेंगे सी से क्या है, देखूंगा कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन होता है। अच्छा, मेरा तरीका आपको पता है कोड बना के पढ़ाने का, ताकि याद हो जाए आपको। बी से क्या है, बिजनेस इनकम आपकी है, बी से बिजनेस इनकम है। ओ से क्या है, अदर सोर्स है, अदर सोर्स है। और के एस से क्या है, सैलरी इनकम। ये आपकी टोटल बस यही इनकम है, इस पर टैक्स लगता है डायरेक्ट। ये 5 नाम याद रख लें, ये एग्जाम में बहुत दफा पूछा है, और 10 नंबर का पूछा है कि भाई इसके नाम बता दें। तो जिसको नहीं आता हो तो रोने लगेगा, जिसको आता हो वो तो खुशी खुशी समझ जाएगा, लिख देगा। क्या है सरिश, पढ़ दो जरा सा, पीसी बॉस। पीसी बॉस। पी से है प्रॉपर्टी इनकम, सी से कैपिटल गेन, बी से बिजनेस इनकम, ओ से अदर सोर्स और एस से सैलरी इनकम। ये अब देखिए मेरे केस में, देखिए अगर मुझे मेरा, मैं अपनी आपको बताऊं तो मेरी इस हेड ऑफ इनकम देखें तो मेरी सिर्फ इस वक्त सैलरी इनकम है, क्योंकि मेरी और प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। मैं कोई ना मेरे पास कोई अभी कैपिटल गेन है। कभी कभी कैपिटल गेन हो जाता है, मैं बताऊंगा क्या चीज है। बिजनेस मैं करता नहीं हूँ, तो मैं, मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। अदर सोर्स मेरी है थोड़ी, मैं बता देता हूँ कि मैं जॉब के अलावा दूसरी जगहों पे, जैसे आई कैप में या आईसी मैप में पढ़ाता हूँ, तो वो चूंकि वो सैलरी नहीं है मेरी, तो मेरी अदर सोर्स है, ये इसको मैं बताऊंगा उसे। तो सैलरी इनकम समझ में आई, प्योरली आप जॉब करते हैं, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो यहाँ से जो भी तनख्वाह मिलती है वो सैलरी इनकम में आती है, और वो मेरी सैलरी इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम क्या चीज होती है, लोग समझते हैं अक्सर गलत, अक्सर गलत प्रॉपर्टी इनकम को लोग समझते हैं कि मैंने एक जमीन खरीदी और वो जमीन बेच दी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी इनकम है। तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दी है और किराया आपको जो मिल रहा है वो प्रॉपर्टी इनकम है, वो प्रॉपर्टी इनकम है। किराया प्रॉपर्टी इनकम है, किराया प्रॉपर्टी इनकम है। अगर आपने कोई जमीन खरीदी, कोई घर खरीदा, उसको बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा, वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। सैरिश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी इनकम एंड कैपिटल गेन? सर, प्रॉपर्टी इनकम वो अमाउंट है जब हम अपना घर किसी को किराए पर देते हैं और जो हमें किराया वसूल होता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम। कैपिटल गेन वो अमाउंट है जो हम घर बेच के कमाते हैं। जी, घर बेच के या जमीन बेच के हम कमाते हैं। ये हमने आपने सुना होगा, कभी कभी आपको नहीं पता होगा, शायद रईस भाई ने तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। शेयर्स जो होते हैं आपका, आपको कंपनी के, आपने शेयर खरीदे 5,000 के, 6,000 के बेच दिए, तो ये भी कैपिटल गेन है। अब देखते हैं हम, प्रॉपर्टी इनकम क्या चीज है। प्रॉपर्टी इनकम से मुराद है, क्या देखिए, रेंटल इनकम ऑफ हाउस, फ्लैट, बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। आपकी पूरी बिल्डिंग है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपने एक पूरी बिल्डिंग बनाई, पूरा पूरा बिल्डिंग का रेंट आपको मिल रहा है, उसमें आपके पास 100 फ्लैट्स हैं। पूरे 100 फ्लैट, जो सैरिश के लिए दुआ करता हूँ, सैरिश एक बिल्डिंग बनाए, उसमें 100 फ्लैट्स हों, 100 फ्लैट का किराया सैरिश को मिलेगा। हर घर से तकरीबन 1 लाख रुपए मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है वो सारी सैरिश की क्या है, वो है प्रॉपर्टी इनकम। यस नो? जी सर। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। ये बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट, फ्लैट का रेंट, हाउस का रेंट, ठीक है, ये आपको मिलता है। और ये जो आप कहेंगे, ये पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी बिजनेस है, आपके पता है साइमा वाले हैं, जो बिल्डिंग है उस किराए पे दे रखी है, लाखों अरबों करोड़ों रुपए रेंट आ रहा होता है लोगों के पास, ठीक है ना। लाखानी बिल्डर्स हैं, साइमा बिल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे
नुमान आबिद बिल्डर्स हैं, इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, किराए पे चढ़ाई हुई है, किराया वसूल कर रहे हैं, अरबों रुपए किराया ले रहे हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टी इनकम है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। समझ में आ गया प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है। अब कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन के समझ लेते हैं, कैपिटल गेन क्या चीज होती है। कैपिटल गेन ये है, आप समझिए आपने परचेज किया, परचेज आपने किया मिसाल के तौर पे प्लॉट, एक प्लॉट आपने 1 लाख का परचेज किया और एंड सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया 1,25,000 रुपए का, तो आपका क्या हुआ? कैपिटल गेन जो है इज इक्वल टू 25,000। समझ में आ गया? जी सर। तो आपको कैपिटल गेन कुछ समझ में आ रहा है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आसान तरीके से पढ़ाऊँ आपको। पर प्लॉट एक और चीज है, आपने परचेज किया, मिसाल के तौर पे परचेज किया, अपने शेयर्स परचेज किए, परचेज किए शेयर्स ऑफ पीएसओ, एक कंपनी पीएसओ पाकिस्तान में, इसके शेयर्स खरीदे आपने कितने के? 5 लाख रुपए के, और उसको सेल कर दिया आपने 6 लाख रुपए में। तो क्या हो गया आपका जो द कैपिटल गेन, द कैपिटल गेन इज आपका 100,000। समझ में आ गया? जी मैं सर। कोशिश, मुझे लग रहा है आप लोगों को मुश्किल लग रहा है शायद मेरी बात, ये आसानी से समझ में आ रही है। नहीं सर, समझ आ गया है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो जवाब देते रहे साथ साथ इस तरह से। अच्छा, और देखिए मिसाल के मैं पार्टनर हूँ, आई एम पार्टनर ऑफ तदाल, तदाल का मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। मैंने तदाल का, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। तदाल इन्वेस्टेड, तदाल ने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए, एंड अब्बास ने इन्वेस्ट किए, सपोज करें उसने भी, उसने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए, ठीक है ना। ये बिजनेस चलने लगा। आप समझना ये पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ आपको। पार्टनरशिप मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होगी पार्टनरशिप क्या चीज होती है ना, जो 2 आदमी मिलकर कारोबार करते हैं या 3-4 आदमी मिलकर कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं ना उसको, यस सर। ठीक है ना। अब्बास ने इन्वेस्ट किए 3 लाख, और हमने ये बिजनेस शुरू किया सपोज करो, और हमने बिजनेस चलाया और खूब चला बिजनेस, अल्लाह मियां ने बरकत दी, और तदाल और मैं बिजनेस बढ़ाते चले गए, हमारी ब्रांचेस खुल गई। अब तदाल को कहता है मैं जा रहा हूँ, अब्बास साहब मैं अब जा रहा हूँ बाहर, और मेरी क्या नाम है, मैं क्या जो है वो अमेरिका जा रहा हूँ सेटल होने। तो मैं उससे तलाल को कहता हूँ ठीक है, बिजनेस से तुम जा रहे हो, छोड़ दो बिजनेस। तो तलाल जब जाता है तो तलाल अब 2 लाख रुपए लेगा या ज्यादा लेगा? सर ज़्यादा लेगा। क्योंकि उससे तो 2 लाख रुपए लगाए, मैं उसे 2 लाख रुपए दे दूं, कह दूं गेट आउट। आप कहेंगे नहीं सर, जो इतना बिजनेस बढ़ गया है, उसकी गुडविल बन गई है, उसकी मार्केट वैल्यू बन गई है, वो सब आपसे वो सारे पैसे देगा आपको तलाल। अब तलाल ने कितने पैसे दिए मुझे जाते वक्त? तलाल टुक टुक 15 लाख, 15 लाख ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में तलाल ने कितने पैसे दिए? 15 लाख। तो हमने कहा भाई ये तो तूने 2 लाख रुपए लगाए थे, याद है तुम्हें, और दे रहे हो 15 लाख। तो कहेगा मैं आपसे अपनी गुडविल भी ले रहा हूँ। तो आप कहेगा, मैं कहूँगा हाँ ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया मैंने उसको, वो दिया मैंने 13 लाख, 13 लाख, ठीक है। 13 लाख जो है वो क्या कराएगा? कैपिटल गेन। नहीं आया समझ में? जी सर, समझ आ गया। तो कैपिटल गेन कहाँ कहाँ आता है, हमें ये देखना है। कैपिटल गेन के इंसिडेंट जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो हम जब हम एक प्लॉट बेच रहे हो, या कोई क्या नाम है घर बेच रहे हो, वहां पे होता है। और एक वो हम शेयर्स जो खरीदते हैं मार्केट से, वहां होता है। और तीसरा पार्टनरशिप के अंदर होते देखा जाता है कैपिटल गेन। नहीं आया समझ में? पहला गेन क्या देखते हैं, जब हम परचेज ऑफ कर रहे हो प्लॉट, उसमें आता है नजर कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन क्या आता है? परचेज कर रहे हैं हम शेयर्स में आता है। तीसरा हम देखते हैं के कहाँ आता है ये, हम परचेज कर रहे हो मिसाल के तौर पे, परचेज कर रहे हो हम, परचेज ऑफ फ्लैट है, हमने किया मिसाल परचेज ऑफ फ्लैट किया हमने 4 लाख का, एंड सेल कर दिया हमने उसे 6 लाख का। तो हेयर हेयर कैपिटल गेन इज 200,000। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि
कैपिटल गेन कहाँ होता है? मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मैंने सैलरी ली 4 लाख रुपए, ये कैपिटल गेन है? आप ये पागल आदमी हो, ये कैपिटल गेन थोड़ी है, ये तो आपकी बेसिकली क्या है, ये तो आपका सैलरी है। मैंने कहा अच्छा, ये मैंने किराए पे मैं मकान दिया, ये कैपिटल गेन है? आप कहेंगे भाई तुम तो बिल्कुल पागल हो, ये प्रॉपर्टी इनकम है, ये कैपिटल गेन नहीं है। कैपिटल गेन कहाँ होता है? अब आप कहेंगे कैपिटल गेन भाई तुम्हारे, मैंने तुम्हें 3 बातें बताई, पर प्लॉट पर होता है, शेयर्स पे होता है, फ्लैट पे होता है, घर पर होता है, और क्या नाम है, पार्टनरशिप में होता है। आपने अच्छा, अब उसकी समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, पार्टनरशिप में कब होता है? जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है। पार्टनरशिप में कब होता है? पार्टनरशिप में जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा हो रहा होता है। ये तो आपको समझ में आई मेरी बात या नहीं? मुश्किल तो जी नहीं लग सर। रहा? नहीं सर, इजी है। ठीक है ना, कैपिटल गेन मतलब ये नहीं। अगर मैं किसी को मिसाल के तौर पे मैं चाय को चाय कहता हूँ, दूध को दूध कहता हूँ, तो उसकी नेचर पे कहता हूँ ना। तो आप इनकम को, हर इनकम को कैपिटल गेन नहीं कहेंगे। अगर ये इनकम आपकी इन 4 कैटेगरी के अंदर आ रही है, प्लॉट है, शेयर्स है, फ्लैट है, या पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के वक्त वो पैसे ले रहा है एक्स्ट्रा, तो उससे कैपिटल गेन कहेंगे। या मिसाल के तौर पे 5वां चीज है, वो है एंटीक। एंटीक चीज है, अपने आपके पास कायदे आज़म का पेन है, वो आप बेच रही है सैरिश। कायदे आज़म का पेन उसके पास है, वो कायदे आज़म का पेन जो सेल कर रही है वो एंटीक है। तो एंटीक पे जो भी आपको पैसा मिलता है, वो एंटीक आइटम बेचने पे वो क्या है, कैपिटल गेन कहलाता है। एंटीक सेल ऑफ एंटीक आइटम। यस नो? यस सर। एंटीक आइटम होना चाहिए। अगर मिसाल सैरिश की दुकान है, डबल रोटी की, और डबल रोटी बेच रही है, तो वो कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि एंटीक आइटम तो यूनिक आइटम को कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एंटीक का मतलब आप लोगों को पता होगा। जी सर। नायाब चीज ना। ठीक है, तो कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या है? कि हम कोई प्लॉट बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, बिल्डिंग भी इसमें आएगी। यानी आप, अगर मैं और आसान करूं, तो एक प्रॉपर्टी, अगर मुझे डर ही लगता है, आप लोगों को बताते हुए डरता हूं, कि याद रखिएगा, जब भी हम कभी 6 पॉइंट में बता देता हूं, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं समझे? अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो इमूवेबल है, मतलब क्या फ्लैट, मतलब क्या जमीन, मतलब क्या बिल्डिंग, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती हो, हिल नहीं सकती अपनी जगह से, ऐसी प्रॉपर्टी को आप जब बेचते हैं, तो आपको जो इनकम होती है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अपने गाड़ी मैंने बेची, 10 लाख की गाड़ी थी, मैंने 12 लाख में बेच दी, तो मैं कहूंगा ये कैपिटल गेन नहीं है। ठीक है ना? उसकी वजह बताऊंगा क्यों। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे को अगर बेचते हैं, वो तो कैपिटल गेन श्योर शॉट है, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लॉट हो। आपका प्लॉट कहते हैं, जमीन होती है जो जिसपे मकान नहीं बना हुआ है, खाली जमीन है, उसको प्लॉट कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात या नहीं? जी सर, क्लियर है। कैपिटल गेन क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी इनकम क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा, अब आते हैं क्या, मिसाल के तौर पे, अब बिजनेस इनकम क्या है? बिजनेस इनकम ये है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम ये होती है कि भाई बिजनेस इनकम क्या है, कि आप जो है, आपको पता है बिजनेस कितने किस्म का होता है। नंबर 1, आप जो है या तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। आपने माल खरीदा, सदर से माल उठाया और तारिक रोड पे बेच दिया, ये क्या है, ट्रेडिंग है। मतलब क्या जी? सर, ट्रेडिंग इनकम है। प्रोडक्ट खरीद के बेच दिया। हाँ, प्रोडक्ट खरीदी, प्रोडक्ट को हमने क्या किया, बाय किया, एंड विदाउट चेंजेस हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। ये क्या है, ट्रेडिंग। नंबर 2 क्या है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग माने, Excuse me, sir. यस I बोले have a बोले, question. या अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, अभी आपने ऊपर कैपिटल गेन जब डिस्कस किया, तो जैसे आपने शेयर्स का बताया, प्रॉपर्टी का बताया और चीज़ों का बताया, तो एक टर्म आपने यूज़ की कि अगर हम कार, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इफ़ वी सेल दैट, तो अगर उसमें हमें गेन मिलता है तो वो कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा।
जी जी। तो हम उसको एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे या अदर इनकम ट्रीट करेंगे? हाँ, देखिए मैं वो आपको बताऊँगा कि उसे क्यों मैंने देखिए अकाउंटिंग अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको फिर बता सकता हूँ मैं, हर वो आइटम जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा हो, ठीक है ना? मूवेबल आइटम हो और उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो, मूवेबल आइटम हो और उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा हो, उसकी सेल को कैपिटल गेन नहीं कहते। क्योंकि कार पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्डिंग पे भी तो कर रहे होते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्डिंग तो इमूवेबल है ना, मैं तो मूवेबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ओके आपका। सर। ठीक है ना? तो ये आपको बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन था। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की सेल को कहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आज पहली क्लास से हैं, आज हम थोड़ा सा इससे बहुत ही मैं बहुत डर रहा हूँ आज, मैं यकीन मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं आपको पढ़ाते हुए, इसलिए कि आज पहला दिन है तो उसमें डर लगता है स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर पहले ही दिन अगर सब्जेक्ट से खौफ बैठ जाए तो फिर क्या होता है कि पहली बॉल पे आप आउट हो जाए तो फिर उस बॉलर से डर लगने लगता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज आपको बॉलिंग में बाउंसर्स ना मारूं ताकि आप खौफ ना आ जाए। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इनकम क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इनकम ये होती है कि आप क्या खरीदते हैं, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरा क्या है बिजनेस है, वो है आपका सर्विस का। ठीक है, तीन बिजनेस है आपके। तो बिजनेस इनकम में हम ये पढ़ते हैं कि जरूरी है कि आप बिजनेसमैन होने चाहिए और आपका इन तीनों में से कोई एक काम हो। यस नो? यस सर। ठीक है ना? अब आप मेरा सवाल है कि अब ये बताएं कि सीएसएस कॉर्नर है तो क्या ये ताहा साहब का बिजनेस है? तो आप कहेंगे नहीं बिजनेस नहीं है। क्यों? ताहा साहब इसमें कोई फीस तो नहीं ले रहे, तो ये बिजनेस तो नहीं है। बिजनेस के लिए जरूरी है या तो हम ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, अपनी सर्विस तो है। ताहा साहब सर्विस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बदले पैसे तो नहीं ले रहे, तो इसलिए इसको बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं लाएंगे। सही है, ये चैरिटी है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। एक बाल काटने वाला क्या करता है? सर्विस इनकम है उसकी। एक डॉक्टर क्या है? सर्विस इनकम है। एक वकील क्या है? वो सर्विस इनकम है उसकी। ठीक है ना? इंजीनियर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, सर्विस इनकम है उनकी कि वो इंजीनियर। एक तो वो इंजीनियर होता है जो जॉब कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो सैलरी इनकम है। एक वो इंजीनियर होते हैं जो लोगों की बिल्डिंगें बना रहे होते हैं और पैसे ले रहे होते हैं लोगों से अलग अलग, वो नौकर नहीं होते। सर्विस, ठीक है ना? अब जैसे शाहरुख खान क्या है? सर्विस इनकम है। अमिताभ बच्चन सर्विस इनकम है। वो अपने प्रोफेशन को बेच रहे होते हैं और फिल्में बना रहे होते हैं, जो उनकी इनकम है किस में आती है? सर्विस इनकम में आती है। तमाम एक्टर्स की, अकाउंटेंट्स, तमाम एक्टर्स की, डॉक्टर्स की। अब डॉक्टर भी दो किस्म के होते हैं। एक डॉक्टर होता है जो क्लिनिक खोल लेता है, वो सर्विस इनकम है। एक वो डॉक्टर है जिसने हॉस्पिटल में जॉब कर ली, तो वो क्या है? वो तो सैलरी में चला जाएगा। जॉब का मतलब तो हो गया नौकर, नौकर बोले तो सैलरी। नहीं आया समझ में? आप लोगों भी बिजनेस इनकम में नहीं आएंगे जब आप पास कर लेंगे सीएसएस करके, आप नौकरी करेंगे तो आप लोग सैलरी में चले जाएंगे। ठीक है, पार्ट टाइम आप बिजनेस कीजिएगा तो फिर आप बिजनेस इनकम में आएंगे। मिसाल के तौर पे अदा करें सैरिश सीएसएस पास कर ले, उसके बाद सैरिश ने क्या किया, शाम को एक कोचिंग सेंटर खोला और वहां पे इसने सीएसएस पढ़ाया और कहा कि साहब को फॉलो नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं 50,000 रुपये लूंगी सीएसएस पढ़ाने के। तो अब क्या हुआ कि जो सैरिश जो है सुबह जॉब करती है, सैलरी इनकम है, और शाम को बिजनेस इनकम है। कौन सी वाली है? सर्विस इनकम है। यस नो? तलाल क्या करता है सीएसएस करने के बाद? तलाल सीएसएस करने के बाद ये करता है कि वो जनरेटर बनाता है। तो तलाल की दो इनकम होगी, एक सैलरी इनकम होगी जो जॉब करेगा सुबह ब्यूरोक्रेट बन के, ठीक है ना, और शाम में वो जनरेटर बनाता है, तो ये क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी। यस नो? क्लियर है? यस सर। इसी तरह क्या है, एक बिजनेस नहल जो है, वो नहल फातिमा जो है वो पास कर लेती है सीएसएस। उसके बाद शाम को या क्या करती है, वो ये काम करती है कि वो मालूम चावल उठाती है बाजार से और उस चावल को अपने मोहल्ले में बेचती है। तो ये बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग इनकम है।
क्योंकि उसने क्या किया, जैसे खरीदा विदाउट प्रोसेस उसने बेच दिया, प्रोसेस बेच दिया, इससे कहते हैं ट्रेडिंग। तो बिजनेस इनकम में जो होती है वो जब होती है जब आदमी ये ट्रेडिंग कर रहा है, उसको मैं कह सकता हूँ, आपको इजाजत है कि मैं कह दूं TMS, सही है क्या, गलत कहा मैंने? TMS बिजनेस इनकम के साथ मैंने TMS क्यों लिखा? सर टी से ट्रेडिंग इनकम, एम से मैन्युफैक्चरिंग इनकम और एस से सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा लोग अक्सर इसको मैन्युफैक्चरिंग इससे एक लफ्ज है मैन्युफैक्चरिंग, मीम नून वाव, मैन्युफैक्चरिंग ना, मैन्युफैक्चरिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम और सर्विस इनकम। क्लियर हो गई बात? जी सर। ये बिजनेस इनकम भी आपकी समझ में आ गई। तो जो हम बिजनेस जब पढ़ेंगे चैप्टर के बिजनेस इनकम का, हम पढ़ लेंगे बिजनेस इनकम क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हम पढ़ लेंगे बिजनेस इनकम का। अभी तो हमने 3 ट्रीटमेंट पढ़े, सैलरी इनकम पढ़ी, सॉरी अभी हमने पढ़ी प्रॉपर्टी इनकम पढ़ ली, यस नो हमें समझ में आ गई प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम है। अगर प्रॉपर्टी इनकम एक और चीज बताऊं आपको कि जब शारजा में रहता था, दुबई में ना बाहर, तो वहां क्या होता है, जब हम फ्लैट लेते हैं ना किराए पे, तो मालिक मकान हमें फर्निश करके मकान देता है, एसी लगा हुआ होता है, कारपेट होता है, सोफे, टीवी और किचन के सारे आइटम और क्या नाम है माइक्रोवेव वगैरह लगा के देता है, और कहता है किराया जो है आपका फर्ज करें 50,000 रुपए है, और 15,000 रुपए जो ये मैंने आपको बेनिफिट दिए ना, कारपेट, एसी, टीवी, हीटर, इनके अलग पैसे हैं। तो आप मुझे देंगे 50,000 रुपए किराया और 15,000 रुपए ये, तो कितने हो गए टोटल पैसे? तो आपने कहा 65,000। लॉ ये कहता है जो प्रॉपर्टी इनकम है वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम है, और जो कारपेट इनकम हुई, जो इसने क्या नाम है इसका, एसी इनकम ली आपसे, इसने एसी लगा के दिया आपको, ये सारी चीजें फिट करके दी, इसको आप प्रॉपर्टी इनकम नहीं कह सकते। ये 15,000 रुपए जो आपके हैं वो अदर सोर्स है। अदर सोर्स इनकम समझ में आई? अदर सोर्स, यस सर। अदर सोर्स, जी सर। अदर सोर्स क्या हुआ कि आपका, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे क्या कहा कि इन 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 केस ऑफ रेंट हाउस, द फर्निश्ड, द रेंट ऑफ फर्निश्ड आइटम्स is called अदर सोर्स। नहीं आया समझ में? आया? समझ आ गया सर। तो आपको ये हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी भी कि रेंट ना, अक्सर हम लोग का बड़े, देखिए हम लॉयर जो होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा ना गहराई में बात करते हैं। आम आदमी तो कहेगा मैंने 65,000 रुपए दे रहा हूँ, ये मेरी रेंटल इनकम है। देखिए जो पढ़ा लिखा लॉयर होगा वो कहेगा नहीं, रेंटल इनकम 65,000 नहीं है, 50,000 रेंट है, 15,000 अदर सोर्स है। यानी जो मुझसे दे रहा है, मैंने सैरिश से मकान लिया, सैरिश ने मुझे कहा 50,000 रुपए सर मैं आपको रेंट पे मकान दे रही हूँ, और 15,000 रुपए एसी, टीवी और क्या नाम है ये दे रही हूँ, एसी, टीवी, कारपेट, सोफे के। तो ये फिर सैरिश की क्या है, 50,000 रुपए सैरिश की क्या इनकम है? रेंटल प्रॉपर्टी इनकम जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी इनकम 50,000 है, और सैरिश की दूसरी इनकम क्या है? 15,000 है, और दोनों मैं दे रहा हूँ और सैरिश मुझसे दे रही है। क्लियर है या नहीं? यस सर। बिल्कुल समझ में आ रहा है या वर्ड क्लियर है आंसर्स? सर। क्लियर है? तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब्बास took house from Sarish, ठीक है, the rent is 40,000 and uh, rent for AC, TV, heater, sofa, carpets is 20,000. So income of Sarish is property. Sarish is property income 40,000, other source ये डबल हो जाएगा, source 20,000, total income
क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। अदर सोर्स समझ में आया कुछ? यस सर। अदर सोर्स में आपको एक एग्जांपल दे दी, अदर सोर्स के अंदर दूसरी एग्जांपल दे, होटल की एग्जांपल है। होटल में जब जो काम करते हैं, जो क्या कहते हैं, बैरे कहते हैं आप लोग उसको, बैरा क्या कहते हैं, होते वेटर। हैं ना वेटर्स। वेटर्स जो काम कर रहे होते हैं वो उनकी सैलरी होती है, और जो हम जो देते हैं उनको टिप, वो क्या होती है, उनकी अदर सोर्स है। नहीं आया समझ में? आप समझ कहेंगे आ गया बात तो सर। एक, आप कहेंगे बात तो एक ही है कि कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो एक ही है। नहीं, फर्क है, आगे चल के बताऊंगा ना। कि आप याद रखिएगा, इन ए होटल दी सैलरी इज दी ओनर pays to waiter is called salary, but the कस, ये बंद कर दें, किसी की आवाज आ रही है बड़ी, कस्टमर पे टू वेटर इज कॉल्ड टिप। टिप, और टिप क्या है? टिप है आपकी अदर सोर्स। यस नो? यस सर। क्लियर हो गई बात? नहीं, अदर सोर्स क्या होती है? अदर सोर्स के सर मैं दो एग्जांपल, हाँ बोलिए। सर अदर सोर्स जैसे कि वेटर को सैलरी मिल रही है वो उसकी इनकम है, और जो उसको टिप मिल रही है वो उसकी अदर सोर्स है। नहीं, आपने थोड़ा सा गलत बोला। आप बोले जो उसको सैलरी मिल रही है वो उसकी सैलरी इनकम है, पूरा बोलना है, आधा नहीं। जो उसको सैलरी मिल रही है वो उसकी सैलरी इनकम है। क्यों बेटा? मैंने आपको बताया कि इनकम जो होती है वो 5 किस्म की होती है। आपको ये बताना है ये कौन सी इनकम है। आपकी जो सैलरी मिल रही है, आपकी जो भी इनकम है वो इन 5 कैटेगरीज में आएंगी। कौन सी 5 कैटेगरीज है? प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स एंड सैलरी इनकम। ठीक है बेटा, आप समझ गए बेटा ना? अब बेटा आप समझ गई हो, तुम बताओ, अब तुमने कहा सैलरी के, अब क्या बोलोगी? जो होटल में जो वेटर को पैसे मिल रहे हैं, जो बॉस दे रहा है, वो क्या है? सैलरी इनकम है, पूरा बोलना है। और जो कस्टमर्स दे के जा रहे हैं वेटर को, वो क्या है? अदर सोर्स है। अदर सोर्स है। ठीक है। इसी तरह रेंटल इनकम में जो किराया मिल रहा है वो रेंट, वो है प्रॉपर्टी इनकम। और जो फर्नीचर के पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो मैंने बताया अभी, बाहर के मालिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है ना, हम जब किराए पे घर लेते हैं तो वो प्लग टूटे हुए होते हैं, और क्या नाम है, फर्श टूटा हुआ होता है। बाहर ऐसा नहीं है। बाहर का मकान मालिक में आपको फर्निश्ड मकान दिया जाता है किराए पे, और आप सिर्फ वहां जाते हैं सिर्फ अपने कपड़े लेके। अलमारियां लगी हुई होंगी। और क्या नाम है, मेरा दोस्त जब मुझसे मिलने आया शारजा में, तो मुझसे कहा कि यार तुम्हारा, तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारा तो बहुत जबरदस्त घर है। मेरा सिर्फ घर तो नहीं है, घर किराए का है, और ये सारे आइटम जो है ना नजर आ रहे हैं तुम्हें, ये सब मेरे किराए के हैं, हम लोग का, मेरे अब्बा किराया देते हैं इसका। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी पाकिस्तान से फैमिली आई थी तो परेशान हो गई थी। तो बाहर के मालिक में ये प्रॉपर्टी इनकम की, रेंट पे प्रॉपर्टी जब देते हैं तो मकान फर्निश्ड करके देते हैं, तो उसका किराया लेते हैं। ठीक है। जी सर। यस सर। अब इसी, अब यहाँ भी एग्जाम्पल शुरू हो गई है पाकिस्तान में। आपने देखा हो किराया लेते हैं और साथ में आपसे कहते हैं, चूंकि हम आपकी बिल्डिंग में जनरेटर रखा हुआ है हमने, तो हम जनरेटर का आपसे 5,000 रुपये महीना भी देंगे किराया के साथ। तो ये जो 5,000 जनरेटर के पैसे लिए जा रहे हैं, ये क्या है? अदर सोर्स है। नहीं आया समझ में? क्लियर है सर। सही है ना? तो जनरेटर नहीं देते आपको, जनरेटर दे रहे हैं। आपने देखा होगा नई नई बिल्डिंगों में नीचे हम पार्क बना के दे रहे हैं बच्चों का, इसका आपको से अलग से पैसे देंगे, ये रेंट से हट कर है। तो ये कहलाती है अदर सोर्स। अदर सोर्स कहाँ कहाँ? अदर सोर्स के इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब जो होता है याद रखिएगा, इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अदर सोर्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमने देखा नंबर 1, हमने देखा टिप की सूरत में। नंबर 2 हमने देखा मकान की सूरत में, जब अदर बेनिफिट फर्निश्ड के मिल रहे हो। नहीं समझ में आया? जी सर, समझ आ सर गया। अच्छा ये बताओ, सर सैरिश ने इसका मुझे मतलब, मकान दी। जी जी। सर इसका मतलब कि जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं अमूमन फ्लैट्स में, बिल्डिंग्स में या किसी यस सोसाइटी यस के, तो यस वो भी इसी में आते यस हैं। यस, वो है अदर सोर्स। उसकी जो ले रहा है मालिक, मालिक ओके मकान, सर। मालिक मकान जो ले रहा है। ठीक है, जो मालिक मकान ले रहा है। देखिए इसमें भी केस है,
बिल्डिंग है सैरिश की, सैरिश की बिल्डिंग। आपका नाम क्या है बेटा, जो आप बोल रही थी, खातून कौन है? सर फातिमा नाम है मेरा। फातिमा। अब सैरिश ने बिल्डिंग बनाई, वो किराए पे बिल्डिंग सैरिश ने दे दी लोगों को, किराया सैरिश ले रही है। अब सैरिश ने क्या किया, फातिमा को कहा मेंटेनेंस आप लीजिएगा, मैं नहीं लूंगी, मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहती। तो आप बताओ, फातिमा जो पैसे ले रही है सैरिश से, तो फातिमा की तो वो बिजनेस इनकम है, क्योंकि फातिमा का तो काम है मेंटेनेंस देना। हाँ, अगर ये चीज सैरिश दे, सैरिश मकान का किराया भी दे और मेंटेनेंस भी दे, तो फिर ये सैरिश के लिए अदर सोर्स होगी। नहीं समझे बात, समझ में नहीं आई? अगर मालिक मकान खुद अगर मेंटेनेंस का काम करे, तो मालिक मकान की दो इनकम होती है, एक कहलाती है अदर सोर्स और एक कहलाती है प्रॉपर्टी इनकम। रेंट को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी इनकम, मेंटेनेंस को कहेंगे अदर सोर्स। लेकिन वो मालिक मकान मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है कि तुम भी मेंटेनेंस देखो, तो थर्ड पार्टी जो है उसके लिए तो वो उस थर्ड पार्टी की बिजनेस इनकम है ना। ये थर्ड पार्टी तो क्या नाम है, वो एक सर्विस दे रही है और उसके बदले पैसे ले रही है, सर्विस इनकम है। नहीं आया समझ में? समझ गए सर। इफ सैरिश, सैरिश जो है इफ सैरिश इज द ओनर, ओनर ऑफ द हाउस, house, and she takes rent plus maintenance, then Sarish has two incomes, property and other source. But in case of third party involvement, then Sarish की इनकम क्या है, वो प्रॉपर्टी इनकम है, और थर्ड पार्टी की जो इनकम है वो उसकी बिजनेस इनकम है। वो थर्ड पार्टी फातिमा मुफ्त में तो काम नहीं कर रही ना, मेंटेनेंस दे रही है, सर्विस दे रही है, उसके बदले पैसे ले रही है। फातिमा क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। ठीक है। अब आपको और अब आपको और भी चीजें पढ़नी है अदर सोर्स में, और अदर सोर्स में चीजें क्या होती हैं, तो उसका तो मेरा वीडियो लेक्चर है, मैं आपको भेज दूंगा, उसका कोड है, उसका कोड मैंने बनाया हुआ है, और बड़ा मतलब ये है कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल है, पाकिस्तान में तो बहुत प्रैक्टिकल है। वो ये होता है, मैंने क्या किया, सैरिश का घर ले लिया किराए पे, और मैं रहने लगा 10-12 साल 15 साल रह लिया। अब सैरिश ने मुझसे कहा, बात साहब मेरे क्या नाम है, मुझे मेरे भाई की शादी है, अब मुझे जरूरत है, अब आप घर खाली कर दें। मैंने कहा निकाल सकती हो तो निकाल दो, मैं तो नहीं जा रहा। ये तो आपको मालूम है ना, हमारे पाकिस्तान में किराएदार जो है वो मनहूसपन दिखाता है, निकलता नहीं है। और उसकी रीजन क्या है किराएदार की, वो कहता है मेरी बेटियां हैं यहाँ रहती हैं इस मोहल्ले में, मैं नए मोहल्ले में जाऊंगा, मेरी जवान जवान बेटियां हैं, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं करीब में, मैं किसी और जगह जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ, इतने मेरे फैमिली यहाँ टर्म्स बन गए हैं, फ्रेंडशिप है। वो तरह तरह के बहाने करता है, और लोग कहता है मैं घर खाली नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, सरिश मुझसे कहती है सर, मैंने कहा नहीं, तो सरिश मुझसे कहती है सर आप एक काम करें, मुझसे 5 लाख रुपए ले लें और मेरी जान छोड़े, तो मैं पैसे ले लेता हूँ और मैं घर खाली कर देता हूँ। तो ये मैंने भत्ता इनकम जो ली, तो ये कराएगी सोर्स, अदर सोर्स, मेरी इनकम कराएगी अदर सोर्स। सैरिश की इनकम नहीं है, सैरिश का तो ये टॉर्चर है। जो मैंने जो दिया है वो क्या कराएगा, उसे कहेंगे अदर सोर्स, क्योंकि ये मैंने भत्ता लिया है मकान खाली करने पर। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? जी सर, क्लियर है आपकी बात। लेकिन मैंने सर इस तरह की इनकम के ऊपर तो टैक्स नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई इनकम लेंगे तो वो तो हिडन रखेंगे। देखिए, अगर सैरिश, अब यही तो आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो पाकिस्तान हो रहा है कंप्यूटराइज्ड, ठीक है ना। अब इमरान खान, आपको अंदाजा नहीं है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक काम ये कर रहा है। आपको मैंने कल एक वीडियो बल्कि अपने स्टेटस पे लगाया कि पाकिस्तान में इमरान खान ने तकरीबन 5,600 एकड़ की लैंड पकड़ ली है, जो पाकिस्तान की जमीन है जिसपे कब्जा किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान में हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो रही है, तो जो लोग भी आप किराया देंगे और क्या नाम है,
या किराया लेंगे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब सैरिश मुझे 5 लाख का चेक देगी, जो 5 लाख का जो चेक इसके बैंक से मूव करेंगे और मेरे अकाउंट में आएंगे, वो तो डेफिनेटली इनकम टैक्स उस तक पहुंच जाएगा और मुझसे पूछेगा, बस आपके पास ये 5 लाख रुपए आए कैसे? ये कैसे आ गए आपके पास 5 लाख रुपए, आप बताएं मुझे। तो मैं कहूंगा मैंने सैरिश से भत्ता लिया है। तो वो कहेगा, भाई ये तो आपकी इनकम है, इस पर टैक्स दीजिए। मेरी अम्मी का एक प्लॉट था, वो मैंने बेचा और अम्मी के अकाउंट में डाल दिया। तो अब अम्मी मेरी बूढ़ी है, 78 ईयर्स की माशाल्लाह। तो उनको इसी जोरदार धमकी का लेटर आ गया कि आपके 10 लाख रुपए अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए और ये सोर्स बताएं आपका, कहाँ से ये पैसे आए आपके पास। आपने जब अकाउंट खोला था तो उसमें लिखा था कि आपकी कोई इनकम नहीं है। स्टेट बैंक के लेटर आना शुरू। अम्मी तो रोना पीटने में लग गई, क्या मुसीबत मेरे पीछे लग गई। तो मैंने अम्मी को समझाया, अम्मी को मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं। मैंने जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि अम्मी का घर था, उन्होंने बेचा है। तो फिर उन्होंने जान छोड़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं, तो आपकी पेमेंट्स जो मूव करेगी, जो आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो सारी अब इनकम टैक्स में जो है वो बड़ा इजीली हो जाएगा पकड़ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। जी सर। चंद बस कुछ दिनों की बात है, ये समझे, ये 2-3 साल के बाद हम एक दूसरी दुनिया में बैठे होंगे। कभी सोच सकते थे कोरोना से पहले कि ऑनलाइन क्लास होगी और हम सब इतनी लोग पढ़ रहे होंगे? तस्वुर ही नहीं था 2 साल पहले। हो गया ना, एक चीज, नई चीज आ गई, तो चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो आपने क्या देखा अदर सोर्स में कहाँ के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो प्लीज याद रखिएगा अदर सोर्स के इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। एक अदर सोर्स का इंसिडेंस आता है जब प्रॉपर्टी फर्निश्ड खरीदते हैं, सॉरी फर्निश्ड किराए पे लेते हैं। खरीदना का लफ्ज मैंने गलत बोल दिया। जब हम फर्निश्ड किराए पे लेते हैं तो फर्निश्ड का जो किराया है वो अदर सोर्स होता है। इसी तरह मेंटेनेंस, अगर लैंडलॉर्ड खुद, मालिक मकान खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो मेंटेनेंस की, तो प्रॉपर्टी इनकम जो है उसकी रेंटल इनकम है, और जो मेंटेनेंस ले रहा है वो उसकी अदर सोर्स है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। इसके अलावा देखिए बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, हम शेयर्स खरीदते हैं तो आपको पढ़ाया हुआ रईस भाई ने कि डिविडेंड मिलता है हमें शेयर्स पे। ठीक है ना? हम जब शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो कंपनी से हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, हम कंपनी के मालिक हैं, तो कंपनी हमें क्या देती है? डिविडेंड देती है। इस डिविडेंड को जो हमें मिलता है, इसे भी हम अदर सोर्स कहते हैं। अगर कोई आदमी डिविडेंड, कायदे आज़म का जो डिविडेंड इनकम थी वो बहुत ज्यादा थी। तो कायदे आज़म की 2 इनकम थी। एक उनकी बिजनेस इनकम थी, सर्विस से थी, जिससे वो वकालत करते थे। ठीक है ना? और एक डिविडेंड, उन्होंने बहुत सी कंपनीज के शेयर खरीदे हुए थे, तो उनको डिविडेंड मिलता था, तो वो तो लाखों रुपए अमाउंट बनती थी उनकी। तो डिविडेंड इनकम आज भी लोग खरीदते हैं। मेरा बॉस था, जिस जगह में पहले काम करता था, कैस्पिट यूनिवर्सिटी में, उसकी डिविडेंड इनकम तकरीबन कोई मंथली थी, कोई 80-90 लाख उसे शेयर खरीदे हुए थे, उसका प्रॉफिट आया करता था। तो डिविडेंड इनकम भी अदर सोर्स में आती है, क्योंकि डिविडेंड इनकम में आप कुछ कर नहीं रहे होते, आपने सिर्फ शेयर खरीदे हैं और कंपनी काम कर रही है और आपको प्रॉफिट दे रही है, तो ये आपकी अदर सोर्स है। तो आप खुद तो बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो बैठे हुए हैं, आपको तो मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आपने शेयर खरीदा है कंपनी के अंदर, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, आपको कंपनी प्रॉफिट में आपको हिस्सा दे रही है, तो आप एक तरह से प्रॉफिट का भत्ता ले रहे हैं। तो ये डिविडेंड है, हलाल भी है, इस्लामिक तरीका है, कोई इसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी और उसमें आपने पैसा लगाया है, नफा के और नुकसान के जिम्मेदार हैं। जो प्रॉफिट आपको आ रहा है वो आपका अदर सोर्स है। यस नो? यस सर। इसके अलावा रॉयल्टी है। रॉयल्टी क्या होती है? एक आदमी जो है तो रेगुलर बुक्स लिखता है, रेगुलर बुक लिखता है और पैसे कमाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोग थे, अशफाक अहमद साहब थे, मंजर कलीम साहब थे, ये जो लोग थे, ये लोग किताबें लिखते थे। इमरान सीरीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, इब्ने सफी की वगैरह, पता नहीं पढ़ी नहीं, नाम भी नहीं सुना होगा। ये लोग जो रेगुलर राइटर थे, किताबें लिखते थे, ये इनका बिजनेस इनकम थी। लेकिन अगर मैं कोई 30 बुक्स लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा कि 2 साल में छप जाएगी, उसमें टैक्स के ऊपर भी है 3-4 किताबें। तो चूंकि मैं रेगुलर राइटर नहीं हूँ, मैं एक रेगुलर प्रोफेसर हूँ, तो रेगुलर राइटर नहीं हूँ मैं, अब जो किताबें लिखूंगा, जो
हमेशा तो नहीं लिखूंगा, तो बस एक दफा दिमाग में आया और लिख दी और कंप्लीट होने वाली है। तो ये जो किताबें मेरी आएंगी जिना के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, ये मेरी इनकम जो होगी वो उसको कहेंगे रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो आपको किताबों पे अलावा भी होती है बहुत सारी जगह, लेकिन मैं अभी आपको इतना गहराई में लेके नहीं जा रहा। रॉयल्टी इनकम ये होती है कि आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, उस बुक के ऊपर आपको जो जितनी किताबें बिकेंगी उसका आपको परसेंटेज दुकानदार देता है। जैसे मैं कॉर्पोरेट लॉ पे किताब लिख रहा हूँ, तो अलजामिया मुझसे लिखवा रहा है और उन्होंने कहा है कि भाई हम किताब लिखें, हम आप किताब जब बेचेंगे वो बेचेंगे हम आपकी किताब 1000 रुपए में, जिसमें 800 हमारे होंगे, 200 आपके होंगे। जितनी किताबें बिकेंगी हम आपको आपको पैसा देंगे आपको। तो ये 200 रुपए मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए रॉयल्टी इनकम है। यस नो। यस सर। एक और चीज होती है सबलीज। सबलीज क्या होता है, मैंने सैरिश से किराए पे मकान लिया, अब कमरे थे 2, अब मैंने कहा यार दूसरा कमरा मेरा खाली है। मैंने क्या किया, तदाल को मैंने सैरिश से पूछ के तदाल को मैंने किराया पे दे दिया। अब मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं तो नहीं कह सकता ये रेंटल इनकम है, ये मेरी अदर सोर्स किराए की। सैरिश का जो मैं किराया दे रहा हूँ वो क्या है, सैरिश के लिए प्रॉपर्टी इनकम है। लेकिन मैं जो किराया ले रहा हूँ दलाल से, मैं मालिक मकान थोड़ी हूँ, मैं तो खुद किराएदार हूँ। किराएदार होके मैं क्या कर रहा हूँ, मजीद किराया ले रहा हूँ किससे, एक नए किराएदार से। तो ये कहलाती है सब लीज। सब लीज पे जो भी आपको अमाउंट मिलती है वो क्या है, वो कहलाती है आपकी अदर सोर्स। क्लियर है? क्लियर है सर। सही दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। देखें, फातिमा से मैंने एक मकान लिया और किराए पे फातिमा ने मुझे मकान दे दिया 1 लाख रुपए महीने पे, मैंने किराया दे रहा हूँ। अब 1 लाख रुपए का मकान है, इसमें 15 कमरे हैं। अब मैंने कहा 15 कमरे की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैंने 4 कमरे सैरिश को किराए पे दे दिए और सैरिश से मैं 40,000 रुपए ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये 40,000 रुपए जो मुझे मिल रहे हैं, क्या मैं इस घर का मालिक हूँ? घर की मालिक तो फातिमा है, वो 1 लाख रुपए रेंट ले रही है मुझसे, और मैं जो 40,000 रुपए इसलिए ले रहा हूँ सैरिश से कि मेरे पास वो हर जगह खाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना रेंट एडजस्ट कर लूँ, सेट ऑफ कर लूँ। तो मैंने क्या किया, जो किराए पे दिया, तो मैं मालिक तो नहीं हूँ, अगर मैं मालिक होता तो ये मेरी भी रेंटल इनकम होती। चूंकि मैं मालिक नहीं हूँ तो ये मेरी अदर सोर्स होगी ना। प्रॉपर्टी इनकम तो मैं नहीं कह सकता इसको, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं हूँ। नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया, थैंक यू। क्लियर हो गया? प्राइस बॉन्ड निकल आया आपका, तो ये भी आपकी अदर सोर्स है। कौन बनेगा करोड़पति में आपको अमिताभ बच्चन की तरफ से आ गया ऑफर, आप चली गई और जाके सैरिश ने करोड़ रुपए जीत लिए, 7 करोड़ रुपए जीत लिए, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहेगी भाई सैरिश पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो, ये तो यहाँ से कौन बनेगा करोड़पति से विनिंग करके आई हो, हमें भी कुछ दो। ये आपकी जितनी प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड हो निकल आया आपका, ये भी आपकी क्या है, अदर सोर्स है। आपकी क्विज कंपटीशन, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, क्विज कंपटीशन भी आपका, ये भी आपका अदर सोर्स है। ठीक है ना? लॉटरी निकल आई, वो पहले जमाने में निकलती थी अखबार में, नहीं आता, हम लोग खरीदते थे, लॉटरी निकल आती, लॉटरी निकल आई, लॉटरी निकल आई, इनाम निकल आया, वो भी आपकी अदर सोर्स है। ठीक है ना? क्लियर है? आपने मिसाल के तौर शॉपिंग की जाके हाइपर मॉल में, वहां पे अपने एक होता है ना, गाड़ी मिल रही है, टोयोटा करोला आपको मिल गई, तो ये आपकी टोयोटा करोला जो है वो कितने की है, आपने कहा 35 लाख की है, तो 35 लाख रुपए आपकी अदर सोर्स हो गई इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि आपको कैश में मिले आप इनाम, या आपको गाड़ी की शक्ल में मिले, किसी भी शक्ल में मिले, वो आपकी अदर सोर्स। क्लियर? क्लियर है सर। लॉटरी में अक्सर मकान, मेरे दोस्त था, हम दोनों सिर्फ ऐसे ही गए, शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने भी नहीं, एक्सपो में ऐसे ही चले गए। उसने कहा बस मैं ये लॉटरी, मैंने कहा मैं लॉटरी पे बिलीव नहीं करता ये। उसने कहा नहीं मैं लॉटरी, उसने मेरे साथ लॉटरी भरी और हम लोग खड़े हो गए, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, उसका मकान निकल आया क्लिफ्टन पे, शायद 2 कमरे का, और बड़ा खुश हुआ मैंने उसको देखा है, इसने लॉटरी निकल आई, तो ये उसकी क्या थी, अदर सोर्स थी। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? अच्छा, अब आपको पेंशन मिल रही है, अगर आपको पेंशन मिल रही है कि
वो लेकिन देने वाला जो है वो आपका बॉस नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या नाम है, आपका बॉस नहीं है, यूं समझे कि आपका एक टीचर है कोई, वो आपको पढ़ाता था, उसके बाद क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, तो आपने उससे कहा कि भाई तुम, सर आप मुझे पढ़ाते थे, मैंने कहा, उसने कहा हाँ, तो आपने कहा मुझसे ना हर महीने 15,000 रुपये ले लिया कीजिए एज ए पेंशन। तो उसने कहा मैं आपका नौकर तो नहीं था, नहीं कहा ये हमारी तरफ से मोहब्बत है, सर आप अपने 15,000 रुपये ले लिया कीजिए। तो ये जो पेंशन है ये बॉस नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, अदर देन बॉस दे रहा है। अगर बॉस पेंशन दे रहा हो तो वो सैलरी का हिस्सा होती है। अगर पेंशन कोई अजनबी दे रहा है, कोई गैर आदमी दे रहा है, जैसे जफर अब्बास से बहुत सारे लोगों को पेंशन देता है, गरीबों को, आपने देखा होगा, तो ये पेंशन जो है ये अदर सोर्स है। यस नो, सर वो यस डोनेशन में ही सर। आ जाएगा फिर? वो डोनेशन नहीं है, वो डोनेशन ये होता है कि वन टाइम दिया और फिर खत्म। ये तो रेगुलर पेंशन का मतलब ये जफर अब्बास आपसे कहे कि आप हर महीने मुझसे 15,000 रुपये ले लिया कीजिए जब तक आप जिंदा हैं, तो भाई सो डोनेशन तो नहीं कहेंगे ना, डोनेशन तो ये होता है वन टाइम होता है ना, डोनेशन हर महीने थोड़ी होता है। नहीं ठीक आया है, समझ ओके में? सर। क्लियर सर, थोड़ा सा? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था, कुछ इदारों में जो लोग होते हैं वो फाइल बनाने के अलग से पैसे भी लेते हैं, तो ये किसमें किस, आएगी? कौन सी फाइल? सर जैसे कि अगर कोई फंड पास हुआ है या फिर कहीं काम करना है तो वो लोग अलग से भी पैसे ले रहे होते हैं, अपने अपने उन्होंने परसेंटेज बांटी हुई होती है। वही वो रिश्वत। जी सर। हाँ वो भी अदर सोर्स है ना। जो आपसे, अब मिसाल की तरफ मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से पैसे लेने शुरू कर दूँ और मैं उनको पास करना शुरू कर दूं, तो इसको अदर सोर्स कहेंगे। आप कहेंगे सर तो इलीगल है। इनकम टैक्स में इलीगल इनकम हो या लीगल इनकम हो, इनकम टैक्स का लॉ कहता है टैक्स दिया जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है इलीगल है या इलीगल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप टैक्स दो और डंडे भी खाओ, ये आपकी का मुकद्दर, क्योंकि आपने क्राइम किया है तो आपको डंडे भी पड़ेंगे, लेकिन टैक्स जरूर दें आप प्लीज। मुल्क चलाना है, हमें पैसों की जरूरत है। आप स्मगलर हो, आप डाकू हो, ठीक है, अब सैरिश मिसाल के तौर पे अगवा करती है लोगों को, और अगवा करने के बाद तवान लेती है लोगों से, फोन करके ब्लैकमेल करती है, सैरिश को टैक्स देना पड़ेगा। ये और बात है, पुलिस पकड़ लेगी, इसको सजा हो जाएगी, ये एक अलग कहानी है। मतलब इसको टैक्स में साफ लिखा हुआ है, टैक्स से इस मतलब नहीं है कि टैक्स आपकी पाक इनकम, हलाल इनकम पर टैक्स होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स का मतलब है टैक्स इनकम पे होगा, चाहे वो हलाल की हो या हराम की हो। क्लियर हो गई बात? ये नहीं, यस सर, थैंक यू। सर बुरा नहीं मानना, तुम समझाने के लिए कह रहा था। जी सर। ओके, अच्छा अब देखें, ये चीज समझ में आ गई थी कि मैंने सरिश का मकान जो छोड़ा, तो मैंने ये भत्तेबाजी की, मैंने कहा कि मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा, मुझे तुम भत्ता दो, तो ये भी अदर सोर्स है। याद रखना है, आखिर में मैं आपको कोड बना के याद करवा दूंगा, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ घर ऐसे होते हैं, जब मैं सीए कर रहा था ना, तो हम घर में पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि जाहिर बात है सीए के अंदर लड़के बहुत आते हैं, और मेरी 5 बहनें थी, तो हम पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। तो हमने क्या किया था, एक घर में शिफ्ट हो गए थे सरजानी के अंदर। उस जमाने सरजानी टाउन जाना एक जंगल होता था सरजानी। तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमने एक मकान लिया, तो उसकी हमारी जो मालिक मकान खातून थी बड़ी भी, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए किराया होगा आप लोगों का 2,000 रुपये, और आप लोगों से बिजली, पानी और गैस के पैसे मैं लूंगी 1,000 रुपये, तो 3,000 रुपये होंगे। तो अब ये क्या हुआ कि आपने देखा कि उन्होंने फर्नीचर तो कुछ नहीं दिया हमें, वो तो प्लग भी टूटे हुए थे, जमीन भी टूटी हुई थी, हम लोगों ने वहां पे अपनी चारपाई वगैरह खुद डाली, और जो वो हमसे पैसे ले रही थी, किसके ले रही थी, किराया प्लस बिजली गैस और पानी के। तो हमने उनसे कहा हम पानी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका, तो उन्होंने कहा करो ना करो तुम्हें देने पड़ेंगे। बिजली का बिल अपने करेंगे, हमने कहा 1,000 रुपए का बिजली का बिल तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एसी थोड़ी चलाएंगे, उन्होंने कहा चलाओ ना चलाओ तुम्हें इतने देने पड़ेंगे। तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है अक्सर घरों में, इसके लिए गैस बिजली पानी के, चाहे आपका बिल कम आए या ज्यादा आए, ये आपसे पैसे हम देंगे। तो ये भी एक तरह का अदर सोर्स है, क्योंकि किराए के अलावा आप जो चीज भी लेते हैं, चाहे फर्नीचर का लें,
चाहे गैस बिजली पानी का लें, वो कहलाता है अदर सोर्स। ये क्लियर हो गई बात? जी सर। समझे? यस इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं एमेनिटीज और यूटिलिटीज की पेमेंट ली जाती है ना किराए के साथ, एमेनिटीज कहते हैं, ठीक है? एमेनिटीज, एमेनिटीज की जी पेमेंट ली जाएगी किराए के साथ, वो भी अदर सोर्स कहलाएगी, ठीक है ना? और इसमें क्या नाम है, मैंने आपको और अच्छा एक और चीज है, अगर आपकी कंपनी में आपने बहुत अच्छा काम किया, बॉस ने आपको कोई गिफ्ट दी आप पे अच्छे काम करने पे, तो ये भी आपकी अदर सोर्स है, क्योंकि सैलरी के अलावा आपको मिली है। यस नो? यस सर। तो इसे कहते हैं सेल्स वालों को मिलते हैं, आपने देखा हो कमीशन बहुत जबरदस्त किस्म के, इतनी सेल करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, इतनी सेल करोगे इतना कमीशन मिलेगा। तो वो जो आपने जो आपको मिले हैं, वो भी आपकी जो है वो अदर सोर्स है, ठीक है? सेल्स प्रमोशन के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट माने बढ़ाना, ठीक है ना? ओके सर। अगर आपको कोई पैसे मिले हैं, इसलिए मिले हैं, अब आ जाए इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा सा समझने के लिए। अगर आपको कोई भी पैसे मिले हैं क्योंकि आप जो हैं कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी से, मैंने आपको आपको पैसे मिले हैं, क्यों मिले आपको पैसे? कि मैंने आपकी सैरिश के घर आया, मैंने कहा सैरिश मुझे आपकी जमीन चाहिए। सैरिश ने कहा क्यों, क्या है? मैंने कहा मुझे पता लगा इसके नीचे गैस और पेट्रोल है। तो मैं आप सैरिश से कहा, फिर मैं कहा सैरिश मैं आपको जमीन के 5 साल जमीन इस्तेमाल करूंगा और आपको पैसे दूंगा, ये किराया नहीं है। क्यों? ये क्या किराया नहीं कि मैं जमीन दे रहा हूँ आपसे, कि जमीन पर मैं सोऊंगा थोड़ी, जमीन पे थोड़ी कोई सोता है, घर पे सोता है आदमी। तो मैंने जमीन इसलिए दी है आपसे कि इस जमीन को मैं खोदूंगा, खोदने के बाद तेल निकालूंगा, गैस निकालूंगा। अब जो सैरिश को पैसे जो मिल रहे हैं, इस पैसों को हम क्या कहेंगे? अदर सोर्स। क्यों? समझ में आई बात या नहीं? जी सर, समझ आ गई। ठीक है ना? तो ये है आपका क्या नाम है, अदर सोर्स। अब मैं सर, ये आपको प्रॉपर्टी अब इनकम में कहलाएगा? प्रॉपर्टी इनकम, बेटा प्रॉपर्टी इनकम के लिए जरूरी है कि मैं वहां रहता हूँ या मैं खोद रहा हूँ। समझ में? एक प्लॉट है, प्लॉट का, प्लॉट के ऊपर मैं सोऊंगा थोड़ी, मैं उस जमीन को खोदने के लिए जमीन ले रहा हूँ, सोने के लिए, रहने के लिए, बच्चों को, अम्मी को, बेगम को तो नहीं रखूंगा वहां पे। वहां तो मैं मशीनें लाके खड़ी करूंगा, उसमें से ड्रिल करूंगा और पेट्रोल निकालूंगा, गैस निकालूंगा। क्लियर? और यस सैरिश, सर। अब सैरिश की तो ईद हो गई ना, सैरिश की तो ईद हो गई, उसको तो पता ही नहीं था। आजकल जो है वो इमरान खान ये काम बहुत कर रहे हैं, और अभी 3 कुएं दरियाफ्त हुए हैं अभी पिछले महीने, गैस और पेट्रोल के। तो उन लोगों को वहां से हटा दिया इमरान खान ने, उनको पैसे दिए कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा और 5 साल के लिए, हम 5 साल बाद जब तेल निकाल लेंगे, हम आपको ये जमीन वापस कर देंगे। इस 5 साल का आप इतना अमाउंट हमसे ले लीजिए, यहाँ से गेट आउट हो जाइए, 5 साल बाद आप आ जाइएगा। तो ये जो पैसे दे रहा है इमरान खान, और जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें वो पेट्रोल के खजाने मिल रहे हैं और गैस के खजाने पाकिस्तान में मिल रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको तो हटाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे घर तोड़ने पड़े, बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़नी पड़े पेट्रोल निकालने के लिए, हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा एक और चीज ये है कि अगर आपने कोई भी किसी से लोन लिया है, याद रखिएगा, लोन लिया है और कैश में लिया है, तो वो अमाउंट जो है ना, वो आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। आप कहेंगे सर इनकम नहीं है ये, लोन है। लोन और इनकम का फर्क समझें। हम अकाउंटिंग के लोग हैं, लोन अलग चीज होती है, इनकम वो चीज होती है जो मैंने कमाई। लेकिन इनकम टैक्स लॉ अकाउंटिंग को नहीं मानता है। वो कहता है अगर आपने किसी से कैश उधार लिया है और आपने वो आपके, भले वो आपके लिए लाइबिलिटी है, लेकिन हम उसको इनकम कहेंगे। उसकी वजह क्या है पता है क्यों? हमने बहुत से लोगों को पकड़ा, उनके पास कैश निकला, तो हमने कहा ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो लोग झूठ बोलते थे, वो कहते थे ये हमने लोन लिया, और ये नहीं बताते थे हमारी इनकम है, क्योंकि इनकम बताएंगे तो टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी तैसी तुम्हारी, हम ऐसा लॉ बना देंगे तुम फंस जाओगे। अगर किसी भी आदमी के पास, उसके पास लोन है और वो कहते हैं ये मेरा लोन है और इनकम नहीं है,
मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट कहेगी ये हम लोन मानते ही नहीं, हम इसको इनकम का दर्जा दे रहे हैं और इस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लॉ सर गवर्नमेंट मेरा ने एक बनाया। क्वेश्चन है सर। सर बोलिए बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ। जी जी सर, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जैसे पार्किंग होती है, ठीक है, तो पार्किंग वाले लोग जो है वो मोस्टली रजिस्टर्ड तो होते नहीं है। अब दो सिचुएशंस होती हैं, एक में तो यार उनके पास कोई प्रिंटेड पर्ची होती है जिस पे लिखी हुई होती है फिक्स अमाउंट, ठीक है, और एक तो होता है जिनके पास ना पर्ची होती है, वो खुद ही बना के ऐसे ही जबानी ले लेते हैं भाई इतनी पार्किंग है। तो वो किसके अकाउंट में उन जाता लोगों है? की वो गवर्नमेंट उनकी ऑथोराइज तो होते नहीं है। वो जो आपसे दे रहा है मिसाल के, उसका नाम है दलाल। दलाल ये काम करता है और पर्चियां बना बना के लोगों से देता है। तो दलाल की ये इनकम जो कहलाएगी, सोर्स जो है वो अदर सोर्स है। अगर दलाल को मैंने रखा है ये काम करने के लिए, तो दलाल ये पैसे ले रहा है तो ये पैसे कलेक्ट करके मुझे देता है, मैं उसमें से उसको थोड़ा सा दे देता हूँ, तो वो उसकी सैलरी इनकम होगी। ठीक हो गया। और सर अगर जो वो पर्ची नहीं देता, वैसे ही जो लोग थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके 10-20 रुपए उसको दे देते हैं, वो उसकी अदर सोर्स में होगी? वो वो भी उसकी अदर अदर सोर्स सोर्स होगी, बिल्कुल अदर सोर्स होगी। और अगर मैंने उसको रखा है इस काम के लिए, या गवर्नमेंट ने रखा है या मैंने रखा है, तो ये मेरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, क्योंकि मैं जी ये काम करता हूँ। और जो ये आदमी कर रहा है ये खड़ा होके, वो है उसकी अदर सोर्स। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। बिल्कुल। अब आपने इतने सारे में, अब आप कहेंगे सर इतने सारे आपने बता दिए तो हम याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको आखिर में ऐसा खुश करूंगा कि आप खुश खुश हो जाएंगे। एक और चीज बता दूं उसके बाद, एक वॉलंटरी पेंशन रूल्स, ये गवर्नमेंट ने कि जो आपने देखा होगा, पहले गवर्नमेंट को गोली मारे। ये जो बैंक है आजकल, उन्होंने एक स्कीमें निकाली हुई है। जो बैंक के अंदर जाएंगे तो वो आपसे कहते हैं कि आप जो है वो बुढ़ापे के लिए एक अकाउंट खोल लें। उसका नाम होता है बुढ़ापे के लिए अकाउंट। उसमें होता है आप इसमें पैसे जमा करवाएं जवानी में, तो बुढ़ापे में आपको वो पैसा आपकी मरते दम तक देते रहेंगे, बैंक देता रहेगा। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो अकाउंट खोल देते हैं। मैं सोच रहा हूँ मुझे भी खोल लेना चाहिए, क्योंकि मैं 50 को क्रॉस कर लिया है मैंने, मुझे भी खोल लेना चाहिए। क्योंकि आजकल की औलादों से तो उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। तो यही होता है कि माँ बाप बुरे लगने लगते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। देखा होगा बागबान में, फिल्म में, कि माँ बाप को निकालो यार, दफा करो इनको। तो अब गवर्नमेंट ने ये स्कीमें निकाल दी है, गवर्नमेंट ने नहीं, बैंकों ने। तो आप इस बैंक, आप वो पैसे आप बैंक में जमा कराते हैं पेंशन के नाम से। इसका नाम होता है वॉलंटरी पेंशन। वो जमा कराते हैं, फिर आप क्या होता है कि एक वक्त, एक स्टेज के बाद फिर आप वो पेमेंट नहीं करते और वो पैसे आपको मिलते हैं। तो वो जो पैसे मिल रहे हैं आपको, तो आपने जमा कराए थे 3 लाख, मिले आपको 15 लाख रुपए, तो जाहिर बात है ये जो एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी अदर सोर्स होगी। क्योंकि आप उस वक्त जब रिटायर होंगे, आप कोई काम तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको पैसे तो मिल रहे हैं। इसको पेंशन ही कहते हैं, क्योंकि ये बॉस नहीं दे रहा बल्कि बैंक दे रहा है। तो और बैंक में आप जॉब नहीं करते थे, बल्कि आप बैंक में पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कराया, वो अमाउंट में आप था मिसाल की तरफ 2 लाख, लेकिन आपने उस 2 लाख से, मतलब मैंने आपको जिंदगी दे दी 100 साल की, तो 2 लाख से आपने 80 लाख रुपए ले लिए बैंक से। तो इस ये जो है कहलाती हैं स्कीम्स, इसको कहते हैं। इस ये जो आपको पैसे मिलते हैं, जब आपको बुढ़े हो जाते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, उस वक्त ये कहलाती है अदर सोर्स आपकी। उससे पहले नहीं, जवानी में तो आप जमा करा रहे, ले तो नहीं रहे ना। अब बुढ़ापे में जब लेंगे तो इनकम बनेगी ना। इनकम, अदर सोर्स इनकम तो उसी वक्त होती है जब आपको मिल रही होती है। यस नो? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं इसको याद करने का तरीका। तो ये आपके सवाल आया है एग्जाम के अंदर, देखिए 2020 में पहला सवाल आया है आपका, ये 20 नंबर का सवाल है। देखिए आप इसको इजी ना लीजिएगा, ये 20 नंबर का सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल है कि हेड ऑफ इनकम बताइए। हेड ऑफ इनकम आप अभी फौरन बता सकते हैं, सिर्फ नाम पूछें, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पीसी बॉस। बस ये जवाब है, यही खत्म हो गया। क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर। यस सर। खुश हो जाए, आपकी समझ में आ गया। दूसरा सवाल आ रहा है यस कैपिटल सर, ये गेन, अच्छा बताइए। तरीका है। ये दूसरा जो है अब सवाल जो आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है। कैपिटल गेन आपको मालूम है कहाँ कहाँ इसके इंसिडेंट्स हैं? नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 फ्लैट, नंबर 3 बिल्डिंग, नंबर 4 कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेची, नंबर 5 शेयर्स कंपनी के, नंबर 6 पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के वक्त पैसे।
खत्म हो गया, और एंटीक, यस नो? यस सर। इसमें मजा नहीं आया ना, लेकिन क्यों नहीं मजा आया? आप देखिए, आप लिखें इसको आई, इसको लिखे आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई से, ठीक है। फिर क्या है? शेयर्स, एस से शेयर्स, ठीक है। शेयर्स, आर से रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के वक्त, ठीक है ना। ए से एंटीक। तो आप देखेंगे सीरा, सीरा, सीरा याद कर लें, आपको कैपिटल गेन याद हो गया। एस बोले तो शेयर्स सेलिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। आई बोले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेलिंग। आर बोले तो रिटायरमेंट इन पार्टनरशिप। अब होता है मेरे सीए के अंदर बच्चे का रिजल्ट आता है पाकिस्तान में 2%, 1%, और मेरा हर बच्चा पास इसलिए हो जाता है कि वो कोड याद करता है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ, कोड को मत छोड़ना, कोड से याद रहता है। ए से क्या है? एंटीक सर। एंटीक, ये हो गया सीरा। तो आपको कैपिटल गेन भी याद हो गया। आप देखिए, आज पहली क्लास है, हमने, अब टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको इस वक्त बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन अभी बताना चाहता हूँ कि आपको लिखना कुछ भी नहीं है। टैक्स क्रेडिट्स ये होते हैं कि आपको गवर्नमेंट आपके अच्छे कामों जो कुछ हैं ऐसे आप करते हैं, तो मैं बताऊंगा क्या वो काम है जिसमें गवर्नमेंट आपका टैक्स जो आपका बनता है, वो गवर्नमेंट कहती है तुम टैक्स थोड़ा कम कर दो। हम आपसे, मिसाल मेरा टैक्स बनता है, मिसाल के तौर पर मैं टैक्स देता हूँ 25,000 रुपये महीना, तो पूरे साल का टैक्स बन गया कितना? तकरीबन कोई 3 लाख रुपए। गवर्नमेंट मुझसे कहती है बस 3 लाख रुपए मत दो, आप 2.5 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपए तुमने माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए? तुमने डोनेशन दिया था, किसको? ईदी को, या डोनेशन दिया था तुमने ये क्या नाम है शौकत खानम को या फातमीद को, या तुमने डोनेशन दिया था सिलानी को, तो ये कहलाता है टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपके टैक्स को रिड्यूस कर दे, आपकी डोनेशन आपने दी है अच्छे काम के लिए, कॉज के लिए दिए, या और 5-6 और 7-8 जगहें हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी इसलिए मैंने कहा फिलहाल अगर एग्जाम में सवाल आ जाए ये, तो आप इतना लिख के बच सकते हो कि टैक्स क्रेडिट बोले तो कि व्हेन यू डू नॉट पे एक्चुअल टैक्स, गवर्नमेंट से pay reduced amount of tax because you have done a certain good activity, like we have paid donation to Fatmid, Shaukat Khanam, Idi Trust, Aga Khan, like समझ मेरी बात समझ में आई? लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा टैक्स क्रेडिट को आपको। लेकिन ये बताओ कि 20 नंबर आपके हो गए नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए सर। यस सर। ठीक है ना? तो आपको देखिए, आपको प्लीज हेड ऑफ इनकम के लिए पीसी बॉस याद रखना है, और कैपिटल गेन के लिए आपने सीरा याद रखना है, सीरा ये जी याद सर। रखें। कोड से चीजें याद रहती है। देखिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपके सामने में, आपने देखा होगा मुझे, मैं कभी किताब लेके नहीं आता, इसलिए नहीं आता, कोड बना के मैंने याद किया होता है कि मैं भी कोई आलिम फाजिल तो नहीं हूँ। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो हेड ऑफ इनकम में पीसी बॉस है, प्रॉपर्टी इनकम है, मैंने इसमें बता दिया। कैपिटल गेन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैपिटल गेन आपकी समझ में आ गया, ठीक है ना। अदर सोर्स का कोड है, मैंने कोड बनाया, ये है कोड, इसे याद कर लें, हमने अभी पढ़ा अदर सोर्स, ये है इसका कोड है इसका, UG ड्रग शार्प। ड्रग माने दवाई, दवाई पीने के बाद शार्प हो गई, कौन शार्प हो गई? बीवी, ठीक है ना। क्लियर? इस तरह से याद कर लें, कोड भी याद हो जाएगा, मजेदार कोड बन गया। ठीक है, डी से क्या आप बताएं? डी से डिविडेंड था, याद है आपको? मैंने पढ़ा है डिविडेंड, कंपनी का डिविडेंड आप लेते हैं। अदर सोर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, याद आपको आपने देखा होगा, सर ने इतना अदर सोर्स पढ़ा दिया, सर ने पका दिया, अब हम याद कैसे करेंगे अदर सोर्स? अब आपको अदर सोर्स याद कराने का तरीका बता दिया मैंने। देखिए आपको नहीं फिर सर, बताऊं, आपने पकाया नहीं, बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन की है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब आपको हेड ऑफ इनकम क्या है? 5 है। पीसी बॉस, पी से क्या है? प्रॉपर्टी इनकम, आपको मालूम है क्या होती है। कैपिटल गेन आपको मैंने बता दिया, कैपिटल गेन कहते हैं SIRS को, सिर्स को। क्या कोड था?
क्या था कोड? सर सीरा, SIRA। SIRA, सीरा। सीरा। अब बिजनेस इनकम तो मैंने आपको बताया, बिजनेस इनकम में क्या होता है? MTS मैंने बताया आपको, क्या MTS, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। MTS समझ गए? यस सर। ठीक है। अब शाहरुख खान की इनकम क्या है? MTS में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, या सर्विस देता है? सर सर्विस करता है। सर्विस देता है। ठीक है। अब आए अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या है? ड्रग में D से मुराद क्या है? डिविडेंड। R से मुराद क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी मैंने बताया था आपको किस पे? बुक्स पे मिलती है, ठीक है ना? बुक्स। अच्छा, अब U से मुराद क्या है? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ये भी आपकी अदर सोर्स में आती है। मिसाल के तौर पे सैरिश को, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैंने सैरिश को पकड़ दिया। मैं कहा सैरिश, मुझे पता लगा है कि आपने जो है वो एक बिल्डिंग खरीदी है, उससे अच्छी खरीदी है, अब तो कंप्यूटराइज हो गया ना। मैं कहा ये बताइए, आपकी तनख्वाह जो आप अभी तक टैक्स दे रही हैं और बता रही हैं अपनी इनकम, उस हिसाब से तो अभी बिल्डिंग नहीं खरीद सकती। ये आपके पास गैबी मदद कहाँ से आई? आसमान पे से क्या नोटों की बारिश हुई थी? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपकी जो इनकम है वो है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना, ठीक है ना? 1 लाख रुपए महीना है, आपकी अम्मा है, अब्बा है, बीवी है, बच्चे हैं, और ये सब निकाल दूं मैं खर्चे, किराए का मकान है, तो उसके आपके तो महीने के 20,000 रुपए बचते हैं। और 20,000 रुपए बचाने वाला आदमी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खरीद सकता। ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इतनी बड़ी, ये ड्रग मनी है या आपकी ये जो भी है मुझे नहीं पता, ये बिल्डिंग है 10 करोड़ की, और ये 10 करोड़ रुपए आप साबित करें मुझे अपनी इनकम से, मैच करके दें। आपने कहा सर ये इनकम से के अलावा है, वो ये है वो है। तो मैंने कहा ये 10 करोड़ रुपए मैं आपकी इन बिल्डिंग में जो आपने खरीदी है, इस 10 करोड़ का मैं क्या नाम दूं? ये सैलरी इनकम तो नहीं है आपकी, ना कोई कैपिटल गेन हुआ है आपके पास, ना आपकी बिजनेस में आपके तारे चमके। ये क्या है? आपने कहा ये ड्रग मनी है या इलीगल मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी है। तो मैं इसको कहूँगा ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपने बिल्डिंग खरीदी। इन्वेस्टमेंट माने परचेज। आपने जो बिल्डिंग खरीदी है 10 करोड़, ये आपकी अदर सोर्स इनकम है आपकी। क्लियर हो गई बात या नहीं? जी सर, क्लियर है। यस सर। याद रखिए, जो लोग अपना टैक्स चुराते हैं ना, चुराते हैं, कम टैक्स पे करते हैं, वो फंस जाते हैं। जो टैक्स पे नहीं कर रहे होते, जब वो कोई ना कोई शादी करते हैं बच्चों की, उस वक्त बड़ी जोरदार शादी करते हैं 5 स्टार होटल में की, और या उन्होंने गाड़ी बड़ी खरीदी, कोई रोल्स रॉयस या कोई बड़ा बिल्डिंग खरीदी, उस वक्त इनकम टैक्स वाला आता है, अस्सलाम वालेकुम, ये आया कहाँ से? ये बताइए। नहीं बताया तो आपकी अदर सोर्स है, ठीक है ना? एक गिफ्ट है आपको मिली है, अगर वो गिफ्ट मिली है आपके दादा ने दी है, दादी ने दी है, नाना ने दी है, नानी ने दी है, माँ बाप ने दी है, भाई ने दी है, बहन ने दी है। लफ्ज यहाँ स्पाउस हो रहा है। स्पाउस मैं आपको समझा दूं, स्पाउस कहते हैं जोड़ी को। साइमा मेरी स्पाउस है, और साइमा के लिए अब्बास स्पाउस है। समझ गए? स्पाउस मतलब समझ में आ गया? यानी जोड़ीदार, मियाँ बीवी। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या है आपके? उनसे आपको गिफ्ट मिली है, पेरेंट्स से मिली है, ब्रदर से मिली है, सिस्टर से मिली है, स्पाउस से तो खैर मिलती नहीं, बाहर मिली है, सन से मिली है, बेटी से मिली है। तो वो आपकी अदर इनकम नहीं है। अगर मेरा बेटा मुझे एक फ्लैट दे देता है तो वो मेरी अदर सोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे से ली है। ये मेरी नॉर्मल नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है? दादा से मिलती है विरासत में, बाप बाप से मिलती है कोई चीज, तो ये गिफ्ट की दर्जे में नहीं आती ऐसे, ठीक है ना? और अगर किसी और ने गिफ्ट कर दी है, बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने, या किसी दोस्त ने, तो ये गिफ्ट जो है भाई अदर सोर्स है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है या नहीं? जी सर। अब आपको DRUG ड्रग का मतलब समझ में आ गया? डी बोले तो जल्दी बोलो। डिविडेंड। R R से रॉयल्टी। रॉयल्टी। U से अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। G से गिफ्ट कौन सी अदर गिफ्ट? देन ग्रैंडपेरेंट, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन और डॉटर। सही है ना? स्पाउस का मतलब समझ गए ना आप लोग? यस सर, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, हाँ। सबलीज क्या है? सबलीज का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको कि मैंने एक मकान लिया था फातिमा से किराए पे 1 लाख रुपए, और मैंने सैरिश को 4 कमरे दे दिए थे।
तो सब लीज के मेरे लिए फातिमा जो रुपए ले रही है 1 लाख रुपए, वो प्रॉपर्टी इनकम है, वो उसमें अदर सोर्स में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जो मैं सैरिश से अब्बास पैसे दे रहा है, तो अब्बास तो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, अब्बास तो खुद किराएदार है और उसने एक और किराएदार रख लिया है। तो ये कराएगी मेरे लिए, मुझे 40,000 रुपए मिल रहे हैं, वो है सब लीज, और इसको हम अदर सोर्स का दर्जा देते हैं। फिर मैंने बताया था आपने आइटम हायर किए हैं फ्लैट के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे जनरेटर का रेंट है, फर्नीचर का रेंट है, जिसमें बताया था शारजा के अंदर, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर ऐसा ही होता है। तो जो किराए के अलावा जो इनका रेंट होता है जनरेटर का या फर्नीचर का, ये भी जो मुझसे ले रहा है उसकी क्या है, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको, हमारी एक बड़ी बुड्ढी आंटी थी, वो जब मैं सीए कर रहा था तो सरजानी के अंदर रहता था, वो मुझसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस लेती थी हम लोगों से, जिसमें रईस भाई भी हमारे साथ हुआ करते थे, हम सारे सीनियर थे वो, तो हम लोग वहां पे करते थे। तो ये एमिनिटीज कहलाती है। एमिनिटीज भी क्या है, ये भी अदर सोर्स है। जो बुड्ढी आंटी किराया लेती थी मकान का, वो प्रॉपर्टी इनकम थी उनकी, बुड्ढी आंटी की। और जो हमसे बुढ़ी आंटी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेती थी, वो बुढ़ी आंटी की अदर सोर्स ऑफ इनकम थी। तो बुढ़ी आंटी की 2 इनकम थी। यस नो? तो क्या यस हुआ, सर। यस सर। यस सर। आर से रेफिल है, रेफिल जो थे ना, ये जो ये कुरानदाजी वगैरह होती है, आपने देखा होगा, रेफिल टिकट निकल आते हैं, ये सब ये रेफिल वगैरह कहलाती है, यानी एक तरह की कुरानदाजी कहलाती है ये। ठीक है, क्लियर है? लॉटरी, रेफिल बोले तो लॉटरी से, लॉटरी आप समझते हैं, लॉटरी निकल आई आपकी, या फिर वो नहीं कुरानदाजी हुई डब्बे में, जैसे मैंने बताया था, मेरे दोस्त था उसका फ्लैट निकल आया, तो रेफिल हो गया। प्राइस बॉन्ड तो आप समझते हैं, प्राइस बॉन्ड क्या होता है? यस नो? सर। यस सर। पेंशन अगर बॉस दे रहा है तो वो सैलरी इनकम में आएगी, और अगर बॉस के अलावा जेडीसी दे रही है, कोई दे रही है, तो वो पेंशन आपको हर महीने मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अदर सोर्स। पेंशन कब सैलरी में काउंट होती है और कब अदर सोर्स में काउंट होती है? अगर पेंशन देने वाला बॉस है तो वो पेंशन सैलरी में जाएगी, अगर पेंशन देने वाला अजनबी है तो वो फिर कहाँ काउंट होगी? वो काउंट होगी आपकी अदर सोर्स में, क्योंकि 5 इनकम है। आपने जो भी आपको इनकम मिल रही है, इन 5 में आपने डिवाइड करना है, या तो वो सैलरी है, या तो वो बिजनेस है, या तो वो कैपिटल गेन है, या वो अदर सोर्स है, या वो आपका क्या नाम है, प्रॉपर्टी इनकम है, इसमें बताना है। ठीक है ना? तो ये भी हो गया। फिर मैंने आपको बताया था बोरिंग इन कैश, अगर आपने कोई भी लोन कैश लिया है तो वो इनकम टैक्स उसको अदर इनकम तस्वुर करता है, वो आपकी बोरिंग को आपकी इनकम में कन्वर्ट कर देता है। फिर है वैकेंट पोजीशन, मैंने बताया था कि मैं सैरिश के यहाँ रहता था, सैरिश ने मुझसे कहा कि आप घर खाली करें, तो मैंने सैरिश से भत्ता लिया वैकेंट करने का। पोजीशन मैंने कब्जा, मैं कब्जे को वैकेंट करूंगा, मुझे 5 लाख रुपए दो, तो ये क्या कहलाएगी? ये भी कहलाएगी अदर सोर्स। ग्राउंड रेंट होता है, ग्राउंड रेंट ये होता है, इसकी ग्राउंड रेंट ये होता है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर ये लॉ है, जो लो आप सबको पता होना चाहिए, कि आप जो कहते हैं ना ये मेरा घर है, ये मत बोला करें। आप कभी पढ़ें उसके अंदर, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जब भी जिंदगी में, तो वो कहते हैं वो लीज के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यही मतलब होता है, जो आप घर खरीदते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट जो है वो घर दे देती है। जब घर आप समझते हैं ना, आपने घर खरीद लिया, मैंने फ्लैट खरीद लिया, ये आप गलत समझते हैं, आपकी खूब ये गलत है, आप गलत बोलते हैं आप लोग। ये गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही होती है, वो आपने 5 करोड़ का जो घर खरीदा है, बेसिकली आपने 5 करोड़ की परमिशन खरीदी है, गवर्नमेंट जब चाहे वो घर तोड़ दे। ठीक है ना? ये हम से ये वाली बात समझ में, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं 99 ईयर्स के बाद दोबारा लीज करानी पड़ती है। सुना है? अपने पेरेंट्स से जी पूछिएगा उसके जी साथ। सर, बिल्कुल सुना है। तो यानी सर ये आप सुना तो है कि लिया दोबारा देनी पड़ती है, लेकिन ये ग्राउंड रेंट जो है वो हर बायर पे करता है, या सिर्फ वन टाइम जो बायर फर्स्ट टाइम रिलीज करवा रहा होता है वो पे करता है? जब लीज 99 ईयर्स के बाद एक्सपायर होगी, और ना में आपको फातिमा इतनी उम्र दे, आप 200 साल की हो जाए, तो आपको 3 दफा पेमेंट करनी पड़ेगी ग्राउंड रेंट। 99 ईयर्स की होती है, लेकिन वो इतना नहीं बड़ा सर, अमाउंट जैसे नहीं कुछ होता। कुछ लीज 30 इयर्स की भी तो होती है ना नहीं गवर्नमेंट नहीं, की वो तरफ से। वो हाँ, वो भी होती है, वो भी ग्राउंड, वो कमर्शियल लैंड की होती है। मिसाल के पोल्ट्री फार्म है, जैसे मिसाल की तरह ना, उनकी 33 इयर्स की होती है।
तो मुख्तलिफ है। रेजिडेंशियल 99 ईयर्स की होती हैं, चाहे वो 99 ईयर्स की हो या 33 ईयर्स की हो। जो आपने लीज पे चीज जगह खरीदी है, आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, 99 ईयर्स के बाद आपको दोबारा लीज कराना पड़ेगा। लेकिन अब आपको देखिए, मैं आपने 90 अभी अपने सैरिश से, फातिमा ने सैरिश से मकान खरीदा 5 करोड़ का, ठीक है। अब ये फातिमा इसकी ऑनर हो गई, ठीक है। अब 99 ईयर्स के बाद फातिमा जो है गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट देगी, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होगा, ज्यादा नहीं होगा, घबराइएगा नहीं कि भाई 5 करोड़ का मकान खरीदा है तो 99 ईयर्स के बाद फिर मुझे 5 करोड़ देने, नहीं नहीं, कोई 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे हर 99 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट को। समझ में आया? एक तो आज आपने सैरिश से मकान खरीदा, 5 करोड़ को सैरिश को दिए, 1.5 लाख गवर्नमेंट को दे दिए। फिर 99 ईयर्स के बाद अब सैरिश तो नहीं है, सैरिश ने तो मकान बेच दिया, गवर्नमेंट से आपका वास्ता रहेगा, फिर आपके पोते वो पेमेंट करेंगे फातिमा। फिर क्या होगा, 99 ईयर्स के आपके पोतों के पोते जो होंगे वो पे करेंगे जो ग्राउंड रेंट होगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो अब क्या देखिए, आपने पढ़ा शार्प, ड्रग माने दवाई, शार्प माने तेज। तो DRUG आपने सैलिश ने बता दिया। ड्रग, शार्प का मतलब क्या है सैलिश? सर S से सबलीज, H से हायर आइटम विद फ्लैट, बिल्डिंग, जनरेटर, रेंट, फर्नीचर। सर इसका आपने बताया था फर्निश, रेंट। और A से एमिनिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। R से रेफिल, लॉटरी जिसका मतलब है। और P से प्राइस बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया P। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब इसके बाद क्या है, P एक और P है जो पेंशन के लिए, तो आपका कोड खत्म हो गया। B से क्या है, BB मैंने बता दिया आपको, बोरोइंग इन कैश। V से वैकेंट बता दिया। ड्रग, शार्प, BB। अब GOVT आपको बताना रह गया है और ये कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। G से क्या है, ग्राउंड रेंट है, आपको मैंने बता दिया। O से ऑक्यूपाई, उसको बताता हूँ बाद में। V से क्या है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जिसे मैंने आपको कहा था बैंकों ने आजकल डिपॉजिट लेते हैं, वो आपको उनको एक खास मुद्दत तक 10-15 साल तक डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद बैंक फिर आपको पैसा देना शुरू कर देंगे, आप उसको पैसे लेते रहेंगे। इस आप फिल्म बागबान देखी होगी, वो हशर नहीं होगा आपका, आप इज्जत से आराम से पैसा आपको बैंक देता रहेगा। क्यों अब क्यों आप अभी जो 15-20 साल बैंक को पेमेंट करेंगे, बैंक इस पैसे से खुद बिजनेस करेगा, मजे उड़ाएगा और बैंक इतना कमाएगा, फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट में एक मखसूस अमाउंट तय कर लेगा, वो आपको देता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, आप मर जाओगे, आपकी सर बीवी को दे। ये जो है, ये कुछ इंश्योरेंस से सिमिलर नहीं है? जैसे हम इंश्योरेंस में एक यस यस, अमाउंट जी पे जी होते जी हैं। जी जी, इंश्योरेंस में फर्क है बेटा। इंश्योरेंस में होता है जैसे आप मरते हो ना, इंश्योरेंस पूरी पेमेंट आपको कर देती है, वन पेमेंट। ये आपको टुकड़ों में पेमेंट करेंगे मंथली। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इंश्योरेंस में होता है ना, जैसे इंश्योरेंस तो एक फायदा बहुत है कि मिसाल के तौर पे अभी आपने इंश्योरेंस कराया, आप घर जा रहे थे, मर गए जैसे, तो उसको पूरी पेमेंट मिल जाएगी आपको। आपने 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराया, खुदा ना खास्ता फातिमा ने 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराया और अभी 50,000 रुपए दिए, घर जा रही थी, मर गई, अब आपके घर वालों को पूरे 50 करोड़ मिल जाएंगे आधे घंटे के अंदर। CSS तो करने दें। अच्छा नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए इसमें ऐसा नहीं है, ये जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, इसमें आपको 15-20 साल पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर ये वापस पेमेंट आपको टुकड़ों में करेंगे, लेकिन ज्यादा करेंगे। नहीं आया समझ में? सर आ गया समझ में, थैंक यू। फिर मैंने आपको क्लियर टिप का, क्लियर है सर। फिर मैंने आपको टिप सर बताई। इंश्योरेंस जो है वो अदर सोर्स इनकम में नहीं आएगी? इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं आपको। यस सर, कोई कोई लोग इंश्योरेंस ऐसे कराते हैं कि एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए, बच्चों की शादी के लिए इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, पॉलिसी ले रहे होते हैं। तो सर वो जो इनकम होगी वो अदर इनकम में नहीं आएगी, अदर सोर्स में नहीं आएगी? अदर सोर्स में आएगी ना, अदर थैंक सोर्स यू। में आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या, टिप। टिप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, होटल में होती है टिप। ये वो टिप नहीं है कहते टिप दे दो यार, CSS कैसे पास करना है, वो टिप नहीं। टिप का मतलब होता है टिप इन कैश। टिप इन कैश जो आपको मिलती है होटल के अंदर, जिन दो वेटर्स को, वो उनकी सैलरी इनकम नहीं है, वो अदर इनकम है। अब आते हैं, आखिरी मैंने बताया था मकान था सैरिश का, उसके नीचे पेट्रोल और गैस निकल आए, तो मैंने सैरिश को जो पेमेंट की वो एक्सप्लोर किया नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जो सैरिश को पेमेंट मिली वो क्यों मिली, एक्सप्लोर करने पे मिली, नेचुरल रिसोर्सेज की। तो सैरिश ने तो नहीं किया, ये तो मैंने खुशबू सूंघी और मैं आ गया कि भाई इसके नीचे पेट्रोल है। सैरिश ने कहा मेरा घर है, मैंने कहा भाई मैं घर तोड़ रहा हूँ आपका, इजाजत दें।
उसने घर मेरा 5 करोड़ का है, मैंने आपको कहा मैं आपको 15 करोड़ रुपए दूंगा भाई, बहुत महंगा तेल और गैस निकालूंगा। उसने कहा ठीक है। तो ये जो पैसे मिले सैलिश को, ये क्या है? ये है आपका एक्सप्लोर, इसके बेसिस पे मिले, तो ये भी अदर सोर्स है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर। यस सर। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को जो हमने पढ़ा, ये जो इनकम जो है वो 5 में ही डिवाइड होगी। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने 25 एसी खरीदे, 25 एसी खरीदे और खरीदने के बाद उनको बेच दिया। बताएं ये इन 5 में किस में आएगी? सर बिजनेस, वेरी ट्रेडिंग गुड, बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं होटल में काम करता हूँ, सैलिश शाही खाना खाया मैंने और सैलिश ने मुझे 1000 रुपए दे दिए एक्स्ट्रा। ये क्या है? सर टिप हो गई, अदर सोर्स। अदर सोर्स। मैं ऑफिस में मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है। ये क्या है? सैलरी सर इनकम। जो सैलरी है वो सैलरी इनकम होगी, और जो अलग से एमिनिटीज हो जाएंगी अगर कमीशन या जो आप कह रहे हैं अलाउंसेस, तो वो अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए सैलरी से मुलाकात कर लें। इस सैलरी में ये चीजें आती हैं, देखें सैलरीज में क्या। सर वो ऊपर एक पॉइंट रह गया, आपने कहा था एक्सप्लेन करेंगे शायद। ऑक्यूपेंसी, जी ऑक्यूपेंसी, वो मैंने अभी रोका था ना। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे थोड़ा सा समझिएगा, टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान है। आप कभी किसी को घर देते हैं, आपने नोट किया है कभी, अपने घर देते हैं किसी को, तो आप उससे कहते हैं 6 महीने का रेंट दो मुझे और मंथली रेंट भी दो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? 6 महीने का रेंट एडवांस रख लेते हैं और कहते हैं जब तुम घर खाली करोगे ना तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जी सर, जो एडवांस पेमेंट्स ले लेते हैं। है ना, इसको इनकम टैक्स वाले इसको भी इनकम मानते हैं। हालांकि वो हमारी लाइबिलिटी हमने वापस करनी है भाई। वो कहते हैं नहीं, हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे। ऑक्यूपाई किया ना किसी ने, आपका घर ऑक्यूपाई किया है, उसने आपको पेमेंट की है, तो आपने जो उससे पैसे लिए हैं वो इनकम टैक्स की नजर में वो इनकम है। उसका तरीका एक फार्मूला है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ये कभी भी आपने अगर कोई ज्यादा पैसे लिए ना किराएदार से, तो इसको डिक्लेयर मत कीजिएगा इनकम टैक्स के सामने। वो कहेगा भाई इसमें तो 10% टैक्स लगेगा। मतलब बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेशन होगी उसकी। अभी मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी बताना चाह रहा हूँ, आपके पेपर में कैलकुलेशन आती है, जब पेपर में होगा उस वक्त कराऊंगा, लेकिन एडवांस चीजें मैं नहीं बता सकता अभी। वो होता ही है कि एडवांस के चक्कर में ना जो चीज अभी जरूरत नहीं है, हम उसको खाम को पढ़ना बैठ जाते हैं। एक दिन मैं अपने सीनियर से बुरी तरह मैंने डांट खाई थी, इतनी बुरी तरह मेरे सीए में डांट खाई थी कि मेरा सीनियर, मैंने रोने लगा था इतना ही। मेरे सीनियर ने मुझसे आके इतना गुस्से से कहा कि मैं किताब पढ़ रहा था सीए फाइनल की, उसने मुझे इतनी जोर से इतना डांटा कि ये तुम जो है रेप से भी बड़ा गुनाह कर रहे हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा बस ये सीए फाइनल की किताब तुम पढ़ना, जब तुम पहले पार्ट 1 तो कर लो। अगर तुम अभी फाइनल की किताब पढ़ने बैठोगे, खौफ के मारे सीए छोड़ दोगे और एक वक्त आएगा तुम सीए फाइनल का इम्तिहान कभी नहीं दे सकोगे। अब जो अभी है वो करो, अभी पेपर पास कर लो, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा ये सब चीजें। ठीक है? ओके सर। अच्छा, सैलरी देख लो। सैलरी में क्या क्या चीज आती है? बेसिक पे जो आपको मिलती है। इसके अलावा जो सैलरी जो है आपको, अक्सर ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हुआ है, जब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, मैंने लास्ट समर में ना कोरोना में, अभी तक हमारा झगड़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी में, मैंने कोरोना के दौरान ये हुआ कि मैंने क्लासेस ली। वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ थी, पूरा पाकिस्तान ऑफ था, तो जो मैंने क्लासेस ली वो तकरीबन 2 सेशन मैंने पढ़ाए। अमेरिका का आइन पढ़ाया था मैंने, और एक सब्जेक्ट और पढ़ाया था मैंने, बिजनेस पढ़ाया था। तो उन दोनों सब्जेक्ट की अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं की है मेरी यूनिवर्सिटी ने। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो आपकी सैलरी में काउंट होगी। हमने कहा भाई पूरा पाकिस्तान बंद था, मैं आया आके पढ़ाया मैंने, और कुछ स्टूडेंट भी आते थे और रिस्क था लाइफ का, फिर भी हमने पढ़ाया, कोर्स कंप्लीट कराया। इसकी पेमेंट दो, वो कोई 5 लाख रुपए बनती है। ठीक है ना, मिस को मत बता देना। तो बहरहाल, तो वो पेमेंट हमारी, तो अब कभी ना कभी तो मिलेगी ना। जब वो मुझे मिलेगी तो उसे मैं क्या कहूंगा? सैलरी इन एरियर्स। नहीं आया समझ में? जी सर, क्लियर है। सही है ना? बेसिक पे तो आपको हर महीने मिल रही है, लेकिन सैलरी इन एरियर ऐसे होता है
कि जैसे मैंने आपको सर वो जैसे सिचुएशन बताई। बिल्स में अक्सर हम पे नहीं करते हैं तो एरियर्स लग के आते हैं, इस हाँ, तरह तो ना। इसी तरह बॉस ने सैलरी नहीं पे की, वो जब पे करेगा तो वो हमारी समय में मजा आ जाएगा। तो सैलरी इन एरियर्स कहलाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनका प्रमोशन ड्यू हो गया है। उनका प्रमोशन ड्यू हो गया, उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो उनको उनका प्रमोशन ड्यू हो गया, उनको प्रमोशन पीएचडी का अलाउंस मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे थे यूनिवर्सिटी वाले। अब मेरे ख्याल में अगले महीने दे रहे हैं, तो वो पूरे उनको 2 साल का अलाउंस देंगे, एकदम से उनको मिलेगा। तो गवर्नमेंट की जॉब में बड़ा मुसीबत ही होती है, यानी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट की जॉब हो, बॉस पैसे देते वक्त ना उसको बुरा लगता है। अभी सरिश मेरे पास काम कर रही है, मैं बड़ा खुश होऊंगा, 29 दिन मुझे इसकी शक्ल अच्छी लगेगी, और 30वें दिन मुझे जहर लगेगी। क्यों बताओ? सर सैलरी में क्योंकि क्या आपने पैसे देने हैं। पैसे देने। तो बॉस ये हमेशा हमारे पैसे मार लेता है, फिर हम लड़ते हैं, कभी हमें केस करना पड़ता है, तो जाके वो पैसे देता है हमें। और गवर्नमेंट जॉब में तो ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल, कि बॉस के ऊपर केस करना पड़ता है। प्राइवेट में तो डर लगता है बॉस निकाल देगा, गवर्नमेंट में डर नहीं लगता, दबा के केस करते हैं। तो ये होता है। तो बहरहाल सैलरी इन एरियर समझ में आ गई। तो अगर आपको सैलरी इन एरियर मिली है तो उस पे वो भी सैलरी में काउंट होगी और वो उस पे टैक्स लगेगा। ओवर टाइम, आप ओवर टाइम करते हैं, डेफिनेटली वो आपकी इनकम है, सैलरी इनकम है, आपकी बोनस मिलता है, सैलरी इनकम है, कमीशन मिलता है, सैलरी इनकम है। डियरनेस अलाउंस, इमरान खान साहब आए, तब्दीली आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो जो डियरनेस अलाउंस देने लगी है, कंपनीज दे रही है कि महंगाई का अलाउंस, कि आके बंदा कह रहा होता है सर मैं क्या करूं, जो है वो दाल भी जो है महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बॉस कहता है कि तुम्हें डियरनेस अलाउंस अगले महीने से मिलेगा। तो 2000, 2500, 3000 रुपये बढ़ा देता है बॉस। हमें भी तकरीबन 7500 रुपये हमारे बढ़ा दिए। डियरनेस अलाउंस भी सैलरी का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये भी वही चीज है, डियरनेस अलाउंस का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। यही चीज है कि लिविंग जो है वो महंगी हो गई है इमरान खान के आने से। ये पहले भी था, मतलब ये है इमरान खान का, तो मैं नाम ऐसे ही दे रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस का मतलब जब महंगाई आती है तो डियरनेस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बॉस देने लगता है। आप कहेंगे सर डियरनेस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्यों दे रहा है? सीधा सीधा वो बेसिक पे आपकी बढ़ा दे, बेसिक पे बढ़ा दे, और वो डियरनेस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्यों दे रहा है? तो बेसिक पे बढ़ाने के बाद कम नहीं कर सकता। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए मिसाल के तौर पे, या और क्या नाम है, सारे मसले सही हो जाए, इमरान खान जैसे वादे कर रहे हैं पूरे हो जाए, तो वो फिर अगर सैलरी बढ़ा दी बॉस ने तो सैलरी तो कम नहीं कर सकता। लेकिन डियरनेस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है वो खत्म कर सकता है बॉस, कि भाई अब तो महंगाई खत्म हो गई, तो ये मैं अलाउंस खत्म कर रहा हूँ। अलाउंस खत्म किए जा सकते हैं, बेसिक पे खत्म नहीं की जा सकती, कम नहीं की जा सकती। बस समझ में आई? तो बॉसेस क्या करते हैं, बेसिक पे नहीं बढ़ाते, ये महंगाई के जो है ना, उसमें ये डियरनेस अलाउंस के नाम से देने लगते हैं। जब महंगाई सही हो जाती है तो ये खत्म कर देते हैं। समझ में आई? जी सर। यस सर। यस सर, यस सर। और एक और चीज है, हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है ना, इंक्रीमेंट इंक्रीज मिलता है, वो बेसिक पे के परसेंटेज पे मिलता है। अगर बेसिक पे मैं तो पता है, मैं सरिश को अपने पास रखूंगा, पता है कितने रुपए पे? 2 लाख रुपए पे। और सरिश को तनख्वाह दूंगा बेसिक पे 1 रुपया, और 1,99,000 जो है मैं उससे दूंगा अलाउंस। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब मेरे पास आएगी सैलरी, मैं कहूंगा तुम्हारी सैलरी पे मैं 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो सैलरी तो 1 रुपया है, अलाउंस पे थोड़ी इंक्रीमेंट मिलता है। नहीं आया समझ? सैरिश समझ में आई बात? जी सर समझ गए। क्या? सर अगर 2 लाख आपने मुझे 2 लाख सैलरी पे रखा है तो उसमें से 1 रुपए सैलरी होगी, बाकी की अमाउंट आप अलाउंस के मद में मुझे देंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर जब मुझ पर जब सैलरी बढ़ाने की बात होगी तो सर आप वन जो आप मुझे 1 रुपए दे रहे हैं उसी के ऊपर आप मेरा सैलरी बढ़ाएंगे, और अलाउंस जो मुझे मिलते रहे वो वैसे ही मिलते रहेंगे। समझ में आया? ये तरीका सीख जाओ तुम, ये ब्यूरोक्रेट बनना है तुम लोगों ने, ये करना है ना। ब्यूरोक्रेट करते ही क्या है, मुल्क का बेड़ा गर्क, तो एम्प्लॉय का बेड़ा गर्क। ठीक है ना? पर जिस इदारे में गवर्नमेंट के जो चला रहे, पीआईए ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं लॉस में, स्टील मिल ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ठीक है, रेलवे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, यूनिलीवर हम से शरीफ लोग चला रहे हैं, सिविल लोग चला रहे हैं प्रॉफिट में, ठीक है, पीएनजी प्रॉफिट में, सिविल लोग चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, और जहाँ पे एक का नाम लेते हुए डर लगता है मुझे, जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, वही वहां बेड़ा गर्क हुआ है बाहर। अच्छा, फिर क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, बॉस आपको हाउस रेंट अलाउंस देता है, चाहे आपका मकान किराए पे हो या ना हो, फिर भी बॉस आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा होता है। तो वो बेसिक पे बढ़ाना नहीं चाहता, वो आपको हाउस रेंट अलाउंस के नाम से पैसे दे देता है, आपको कहता है पैसे चाहिए ना, वो दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अगले साल जो है उसको फायदा होगा कि हाउस रेंट अलाउंस पे उसको
इंक्रीमेंट नहीं देना है, बेसिक पे इंक्रीमेंट देना है। कन्वेंस अलाउंस सबको मिलता है, हमें भी मिलता है, ठीक है, नॉर्मल बात है। लीव फेयर असिस्टेंस, ये क्या होता है कि आप कभी बाहर जा रहे हो हज करने, उम्रा करने, जियारतों पे या हनीमून मनाने, तो बॉस कहता है कि कितना खर्चा आ रहा है। आपने कहा कि सर मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो बॉस ने कहा चलो ये 1.5 लाख मुझसे ले लो, तो इससे कहते हैं लीव फेयर असिस्टेंस। लीव पे आप जा रहे हैं तो मतलब मालिक ने मदद कर दी, बॉस ने आपको मदद के लिए पैसे दे दिए, तो ये भी सैलरी का पार्ट है। लीव इनकैशमेंट क्या है कि आप संडे को आ गए, या आप ईद वाले दिन आ गए, बकरीद वाले दिन आ गए, मुहर्रम में आके काम किया आपने 9-10 मुहर्रम को, और पैसे आपने उस दिन के कैश करवा लिए कि मैं आया था मुझे पैसे दे दिए जाए, तो इसे कहते हैं लीव को आपने इन कैश करा लिया। संडे लीव होती है आपकी, लेकिन आपने आए ड्यूटी पे तो आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी की, छुट्टी नहीं की, तो आपको लीव इनकैशमेंट कहते हैं उसको, तो आपको पैसे मिले, तो ये भी सैलरी इनकम है आपकी। यूटिलिटी अलाउंस है, बॉस आपसे कहता है कि मैं आपके घर का गैस बिजली का जो बिल है वो मैं पे करूंगा। जैसे मैं पहले जिस कंपनी में था वो मुझसे कहते थे आप हमसे बिजली गैस की पेमेंट लें, तो मुझे मिल जाती थी पैसे, अब यहाँ नहीं मिलते। यूटिलिटी अलाउंस जो है वो अगर आपको बॉस दे रहा है तो ये भी आपके क्या नाम है, सैलरी इनकम है। बॉस ने आपको कोई गिफ्ट दे दी, अगर घड़ी दे दी, कार दे दी, कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कोई पेन दे दिया महंगा, कोई कुछ भी दे दिया बॉस ने, कोई भी गिफ्ट दिया बॉस ने, वो आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे बॉस ने मुझे गाड़ी दी है वो कैसे सैलरी बनी, तो गाड़ी को कन्वर्ट कर देंगे, गाड़ी की प्राइस मालूम कर लेंगे, मार्केट वैल्यू, वो आपकी सैलरी हो जाएगी। कि इनकम में इनकम टैक्स वाले बॉस अक्सर जो होता है बच्चों की फीस दे रहे होते हैं, परचून का बिल दे रहे होते हैं, बॉस के हमसे ले लेना परचून का बिल और फीस, वो भी सैलरी इनकम में आती है। बॉस इंटरटेनमेंट अलाउंस देता है कि आप ऑफिसर हैं, जैसे मैं अभी चेयरमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, तो मुझे इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो वो जो मैं खर्च जितना करता हूँ ऑफिस में वो तो ठीक है, जो बच जाते हैं पैसे वो मेरी इनकम है। समझ में आया? यानी इसमें याद रखना है पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस मेरी इनकम नहीं है, जो मैं खर्चा करता हूँ ये मुझे कुछ देते हुए 10,000 रुपए के करीब देते हैं कि भाई आपके पास लोग आएंगे, आप उनको चाय पिलाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, एंटरटेन करेंगे, यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, तो आप अगर उनको क्या नाम है चने और क्या नाम है चाय पिलाएंगे, बल्कि आप उनको खाना खिलाएं उनको लोग, तो उसके लिए जो पैसे बच जाते हैं वो मैं वापस तो नहीं करता, वो मेरी इनकम है, मैं इसका हिसाब लिख लेता हूँ, ऑफिस में बता देता हूँ, तो वो ऑफिस वाले कहते हैं हमें वापस नहीं चाहिए, अपने पास रखें। जो बच जाते हैं वो मेरे अलाउंस है, वो मेरी इनकम है। प्रोविडेंट फंड क्या है? ये वो पैसे हैं जो बॉस आपको आपके हैं, वो आपको अभी नहीं देता, आपके नाम से पैसे बॉस जमा करा रहा था, आपके नाम से बीसी खोली हुई होती है बॉस ने, और जब आप रिटायर होते हैं ना तो वो पैसे आपको दे देता है कि ये सारे पैसे, इतना बड़ा अमाउंट मिलता है प्रोविडेंट फंड का, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। जो मेरे भी पैसे बॉस, मैंने पूछा था अपनी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपके रिटायरमेंट पे तकरीबन कोई आपका करोड़ रुपया बनेगा प्रोविडेंट फंड, जब आप यहाँ से रिटायर होंगे, जब ये हम आपको नहीं दे रहे उस वक्त देंगे रिटायरमेंट पे, तो वो भी मेरी इनकम, सैलरी इनकम ही है डेफिनेटली। ये सैलरी का पार्ट नहीं है, सैलरी से अलग है, लेकिन सैलरी के अंदर काउंट होती है, ये मिलती है एट द एंड, ताकि बच्चे आपके उस वक्त बड़ी इज्जत करते हैं, अरे अब्बा 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 अब्बा, बहू जो होती है वो बहू होती है, बहू नहीं होती, वरना आप कह दें मैं आज से सैलरी खत्म हो गई आ गया घर पे, तो बहू जो है वो बहू 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 करती है ना, तो प्रोविडेंट फंड की वजह से बहू सही हो जाती है कि अब्बू रिटायर हुए हैं, अब तो अब्बू की ज्यादा इज्जत करो, ठीक है ना। अब फिर ये ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी क्या चीज होती है, ये भी एक तरह की समझें, आपको रिटायरमेंट पे मिलते हैं पैसे, बताऊंगा ग्रेचुटी क्या चीज होती है, लेकिन टाइम बहुत कम है, मैं इस वक्त क्लिफ्टन में बैठा हूँ, मैं घर जाना है मुझे हैदरी, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अच्छा, तो ग्रेचुटी में बताऊंगा क्या चीज होती है। पेंशन तो आपको पता है, पेंशन जो होती है वो मिलती है, वो भी सैलरी का पार्ट है। अब आप क्या होता है, एक शेयर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आया है कि कंपनीज क्या करती हैं, अच्छी कंपनीज जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनको शेयर्स दे देती हैं ताकि वो इस कंपनी के मालिक बन जाए, और जब वो रिटायर होते हैं तो उनसे शेयर वापस ले लेती हैं। तो इससे क्या होता है, जब मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और वहां पे मेरे शेयर्स मुझे मिले हुए हों, तो मैं बड़े फख्र से कहता हूँ मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, भले मैं 1% का ऑनर हूँ। ऑनर ऑनर होता है, जैसे हमारे यहाँ बेटियां होती हैं, बेटी का खादा है, बेटों का डबल होता है, लेकिन बेटी भी कहती है मेरा घर है, बेटा भी कहता है मेरा घर है ना, बेटी की बेचारी की आधा हिस्सा है लेकिन कहती है मेरा घर है, ठीक है ना।
तो यही चीज है कि ऑनरशिप एम्प्लॉयज को देते हैं, हमने थोड़े से शेयर दे दिए, भले 1% दे दिए, वो 1% का मालिक बन गया, लेकिन वो खुश होता है कि भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और वो दिल लगा के काम करता है। जब रिटायर होता है तो उसे वो शेयर वापस ले लिए जाते हैं ताकि किसी और को दे दें, वो परमानेंट मालिक नहीं होते। तो जो बेनिफिट आपको शेयर दे दिए जाते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाता है, डिविडेंड। तो वो आपकी जो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा था शेयरिंग में, तो वो आपका सैलरी का पार्ट तस्वुर किया जाता है इस केस के अंदर, अगर अपने शेयर मालिक ने आपको दिए हैं और आप वहां जॉब करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, ये तो आप लोग ब्यूरोक्रेट है, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक के मजे ही होते हैं। नौकर भी है, गार्डनर भी है, कुक भी है, ड्राइवर भी है, ये सब मिल रहा है, तो ये सब की तनख्वाहें जो है वो आपकी सैलरी के अंदर शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी में है 2 लाख रुपए, सर्वेंट की तनख्वाह 15,000 है, गार्डनर की भी तनख्वाह है, तो सब चीजें आपकी सैलरी जो है 2.5-3 लाख रुपए बन जाएगी, क्योंकि इनकी सैलरी भी काउंट की जाती है, क्योंकि वो आपके नाम से दी जा रही है ना उनको, तो वो सैलरी आपका पार्ट है। ओवरसीज अलाउंस है, ओवरसीज अलाउंस में जो आप अगर मुल्क से बाहर भेजा है कंपनी ने आपको, तो वहां पे आपने कोई खर्चे दिए, कंपनी आपको खाली हाथ तो नहीं भेजेगी ना, पैसे भी देगी। तो अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, जैसे मैं हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, आप लोग भी ब्यूरोक्रेट बनेंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे, हमको जो पैसे मिलेंगे वो हमारी सैलरी का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन एक आम आदमी जो है, प्राइवेट आदमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या मिसाल के तौर पे MBA करके कोई जॉब कर रहा हो, उसकी सैलरी में का वो हिस्सा कहलाएंगे, ठीक है ना। उसको सैलरी उसको काउंट किया जाएगा सैलरी में, लेकिन हम लोगों को काउंट नहीं किया जाता। प्रॉफिट गिवन टू एम्प्लॉय, अगर प्रॉफिट में हुआ है कंपनी को और कंपनी ने कहा कि सारा प्रॉफिट में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने बहुत मेहनत की, कंपनी को आपने आगे बढ़ा दिया, आपकी वजह से कंपनी चल रही है, हम आपको इस दफा का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 10% आपको दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स कहेगा कि ये सैलरी का हिस्सा है, इस पर टैक्स भी दे दो। इनकम टैक्स वाले को खुशी बर्दाश्त नहीं है आप लोगों की। अब बॉस गिफ्ट दे रहा है तो इनकम टैक्स वाला कह रहा है टैक्स दो, बॉस सैलरी दे रहा है, बच्चों की फीस पे कर रहा है, इनकम टैक्स वाला इस पे पैसे दो, इनकम टैक्स वाला कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि ये जो आपने पढ़ लिया है, ये सारा आज इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वाला सवाल जो है, ये जो एग्जाम में आया था, आपका सवाल कहाँ गायब हो गया, ये वाला सवाल क्लियर हो गया नहीं, ये बताए क्वेश्चन 5। यस सर, क्लियर है। और मैंने आपको हेड ऑफ इनकम के बारे में जिसने इतना नहीं पूछा था, मैंने तो आपको, आप लोग एग्जाम में अगर आपको टाइम मिले ना, तो आप तेजी से, जिसको याद होगा ना, पीसी बॉस लिख दें, थोड़ा सा डिटेल समझा दें। इसी तरह कैपिटल गेन का आपका सीरा कोड है, सीरा सायरा जो भी कहते हैं आप। और इसी तरह आपको मैंने किसका बिजनेस का बताया, MTS, और इस तरह मैंने आपको अदर सोर्स का बताया, ड्रग, शार्प, BV, गवर्नमेंट, और क्या नाम है, और ये सैलरी का भी कोड बना लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा यार, इतना बड़ा कोड है ना, कैसे BSO, कोई सैलरी तुम कोड बना के मुझे बता देना, ठीक है। जी सर, ठीक है। सेल, तो आपका ये हो गया अच्छा खासा इनकम टैक्स हो गया, आपको अच्छा खासा चीज हमने कवर कर लिया। आई होप कि आप मुझे इजाजत दें, मेरे घर में मेरी अम्मा और मेरी बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, 10 बज गए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। समझ में आया? कोई बोर तो नहीं हुआ आप लोग? नो सर, नहीं बिल्कुल सर, बेहतरीन काफी समझ अच्छा आया। सर। नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे आप? ये तलाल साहब ने की थी क्लास, और मेरे एजेंडा में नहीं थी टैक्सी क्लास। अब तलाल साहब ऐसे हैं हमारे कि तलाल साहब हमारे बॉस हैं, उनको मना नहीं कर सकते। तो तलाल साहब जब डिसाइड करेंगे हम हाजिर हैं। आज तलाल क्लास में नहीं है, क्लास रखा के गायब हो गए। ये इनकी चलें, खूबी ठीक है है। सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ये जो आपकी जो बच्चे स्टूडेंट नोट्स मांग रहे हैं, मैं ये नोट्स दे दूंगा सैरिश को, और क्या नाम है, सैरिश मुझे ईमेल कर देना अपना व्हाट्सएप, तो मैं भेज दूंगा, तो ये नोट्स इनको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी ठीक है वीडियो सर। पे तो वीडियो तो अपने CSS कॉर्नर पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।